मेघा ने कहा। हम मुझे जलन क्यों होगी? उसने मुंह फुला लिया। यह स्पष्ट था कि उसे जलन हो रही थी। आर्यन ने थोड़ी सी मुस्कान दी और जल्दी से कुछ खींचा। फिर उसने आदमखोर किंग कॉन्ग एप के विंड डिमन कॉर को बाहर निकाला और कहा, देखो तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। क्या? मेघा ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उस चीज को लिया और डिमन कॉर को देखा और कहा, यह तो आदमखोर किंग कॉन्ग एप का डिमन कॉर है। आर्यन ने कहा, यह एक विंड विशेषता वाला डिमन कोर है। क्या तुम एक उच्च श्रेणी का तालिस्मानी कागज नहीं बनाना चाहती? अगर तुमने इस डिमन कोर को रिफाइन कर लिया तो तुम्हारी विंड विशेषता की समझ थोड़ी मजबूत होगी। जब तुम एक उच्च श्रेणी का तालिस्मानी कागज बनाओगी तो तुम विंड विशेषता का इस्तेमाल कर सकती हो, जो तुम्हारी सफलता दर को बढ़ा देगा। यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। मेघा को गुप्त रूप से झटका लगा। यहाँ तक कि स्वर्ग संप्रदाय में भी एक विशेषता वाला डिमन कॉर एक अत्यंत बहुमूल्य खजाना था। आर्यन ने कहा, अगर मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ तो बस इसे रख लो। चूंकि मैं पहले से ही एक विंड विशेषता वाला डिमन कॉर रिफाइन कर चुका हूँ तो इससे मुझे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। इसे तुम मेरे राज को गुप्त रखने के लिए रिश्वत भी समझ सकती हो। मेघा अपने दिल में आर्यन की बहुत आभारी थी। फिर उसने डिमन कोर रखा और चट्टान पर बने एक फूल को देखा। उसके बगल में एक छोटी सी लड़की शानदार ढंग से मुस्कुरा रही थी और उस पर छोटे छोटे शब्दों की एक पंक्ति लिखी हुई थी, हर दिन और अधिक मुस्कुराओ और आप पाएंगे कि दुनिया वास्तव में बहुत सुंदर है। बेवकूफ और मुस्कुराओ। इसे देखते हुए मेघा रोने लगी और उसकी आंखों से अनियंत्रित रूप से आंसू बहने लगे। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, तुम मूर्ख हो, तुम बड़े मूर्ख हो, बड़े मूर्ख हो। मेघा के आंसुओं को देखते हुए आर्यन का दिल दुख रहा था। वो आगे बढ़कर उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कदम उठा पाता, दूर से एक आवाज सुनाई दी, यंग मास्टर, यंग मास्टर, बड़ी बहन, बड़ी बहन। आर्यन और मेघा ने एक दूसरे की ओर देखा और मेघा ने तुरंत कहा, चलो हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद दोनों खड़े हुए और आवाज की दिशा में दौड़ने लगे। 10 मिनट बाद आर्यन एक जगह रुका और जोर से चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। विराट ने लगभग 1 दर्जन सिंह परिवार के योद्धाओं का नेतृत्व किया और जल्दी से वहां पहुंच गया। विराट ने आगे बढ़कर आर्यन की ओर देखा और कहा, यंग मास्टर, आप ठीक हैं? अब उसने आर्यन को पूरी तरह से अपने यंग मास्टर के रूप में मान लिया था और वो अपने दिल से आर्यन के प्रति वफादार था। जब से उसने प्रजापति परिवार के 3 कामिकेज योद्धाओं को मारा और उसकी जान बचाई, तब से वो आर्यन से बेहद प्रभावित था। सिंह परिवार के कई अन्य योद्धा भी आगे आए और आर्यन के सामने झुकते कहा, यंग मास्टर, यंग मास्टर। वो विराट की तरह शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वो आर्यन के आभारी थे। अगर आर्यन ने आदमखोर किंग कॉन्ग एप को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया होता तो वो सभी मर चुके होते। आर्यन ने कमजोर होने का नाटक किया और कहा, मैं ठीक हूँ, मैं स्वर्ग संप्रदाय की इस महान सीनियर की वजह से जिंदा हूँ, नहीं तो मैं कब का मर चुका होता। विराट ने तुरंत घुटने टेक दिए और कहा, यंग मास्टर को बचाने के लिए धन्यवाद। पूरा सिंह परिवार आपकी इस महान दया को कभी नहीं भूलेगा। मेघा अपने सामान्य ठंडे भाव पर लौट आई और कहा, धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस वहां से गुजर रही थी तो मैं इसे भी साथ ले आई। उसी समय तारा और वर्षा भी दौड़ते हुए वहां पहुंची। मेघा, तुम ठीक हो? बड़ी बहन, आप ठीक हो? कमीने, तुम्हें चोट नहीं लगी है ना? मैं निश्चित रूप से अगली बार फिर से ऐसा खतरनाक काम नहीं करूंगी, तारा ने कहा। तभी तारा की नजर मेघा की सूजी हुई आंखों पर गई और उसने पूछा, मेघा दीदी, आपकी आंखों को क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आदमखोर किंग कॉन्ग एप की वजह से घायल हो गई है? मूर्ख लड़की, मेघा ने अपने दिल में शक्तिहीन महसूस किया। वो किस मुंह से कहती कि वो कुछ देर पहले रोई थी। फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और कहा, हम पहले जा रहे हैं। उसने आर्यन की ओर देखा और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी एक तीसरी बात बाकी है।
यह कहने के बाद उसने तुरंत तारा और वर्षा को दूर खींच लिया, इस डर से कि तारा कहीं कुछ उल्टा सुल्टा सवाल ना कर दे। रास्ते में तारा ने चुपके से पूछा, मेघा दीदी, आप लोग पूरी रात अकेले रहे, मुझे मत बताओ कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। वर्षा ने जानबूझकर पूछा, छोटी बहन, क्या नहीं होना चाहिए था? तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत आधी रात को और एक आपदा से बचने के बाद इस तरह का दृश्य होना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। फिर मेघा ने उसकी ओर देखा, तुम मूर्ख लड़की, लगता है पिटाई खाना चाहती हो। अय्या बड़ी बहन, मुझे बचाओ। मेघा दीदी, वैसे मैं सही थी, है ना? अय्या मुझे मारना बंद करो, मैं गलत थी। तीनों लड़कियां शोर मचाते हुए फायर वुल्फ घाटी से बाहर निकल गईं। मेघा ने फायर वुल्फ घाटी को देखा और आर्यन के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। इसके अलावा आर्यन द्वारा उसके लिए खींची गई चट्टान के टुकड़े पर चित्र को अपने कपड़ों के अंदर रखा और उसे अपनी छाती से चिपका लिया। पलक झपकते ही उसने उगते सूरज को देखा और गहरी सांस ली। फिर वो मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाई, आह, एक सुंदर दिन शुरू हुआ है। तारा और वर्षा दंग रह गई, बड़ी बहन बदल गई है। तुम और अधिक सुंदर हो गई हो, ही। दूसरी तरफ पहले दौर की परीक्षा के अंत में बचने वाले सिंह परिवार के सभी योद्धा फायर वुल्फ घाटी से बाहर निकल गए। कल पूरे दिन 3 स्तंभ और शाही परिवार चर्चा कर रहे थे कि सिंह परिवार जल्द समाप्त होने वाला है। यदि उनके हाथों से बचे हुए सिंह परिवार के योद्धाओं को आदमखोर किंग कॉन्ग एप ने मार दिया होगा तो सिंह परिवार की नींव डगमगा जाएगी। इसलिए सुबह के वक्त चारों महान शक्तियों ने लोगों को शहर के द्वारों पर प्रतीक्षा करने के लिए भेजा था। वो जानना चाहते थे कि सिंह परिवार के कितने योद्धा जीवित लौट आए थे। उनके अनुमानों के अनुसार 20 से कम योद्धा होने चाहिए। हालांकि उन्हें जो उम्मीद नहीं थी वो यह थी कि वास्तव में 50 से अधिक योद्धा थे जो फायर वुल्फ घाटी से लौटे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि लेवल 5 के डिमन बीस्ट ने उन्हें बहुत अधिक हताहत नहीं किया हो? 3 महान शक्तियों की हत्याओं ने पहले ही सिंह परिवार के आधे योद्धाओं को समाप्त कर दिया था, लेकिन अब उनमें से 50 से अधिक थे। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनके जाने के बाद क्या कुछ हुआ, वो सभी इसी उलझन में थे। लेकिन फिर भी उन्होंने परीक्षा के पहले दौर के परिणाम देखने के लिए लोगों को तुरंत सिंह परिवार में भेज दिया था। मैं वापस आ गया हूँ। वो वापस आ गए हैं, वो वापस आ गए हैं। सिंह परिवार का एक योद्धा जल्दबाजी में सिंह परिवार के मैदान में गया और सर्वजीत सिंह को बताया, वो वापस आ गया है, यंग मास्टर प्रणव वापस आ गया है। सर्वजीत सिंह का दिल शांत हो गया। प्रणव आखिरकार उसका इकलौता बेटा था। फिर उसने पूछा, कितने योद्धा वापस आए? योद्धा ने जवाब दिया, 50 से अधिक। सर्वजीत सिंह की अभिव्यक्ति हिल गई। वो थोड़ा हैरान था। उनमें से 50 से अधिक वास्तव में वापस आ गए। ऐसा लगता है कि 3 स्तंभों की ताकतें केवल इतनी ही हैं। कल्याण सिंह यह सुनना बर्दाश्त नहीं कर सका। हमने 60 से अधिक योद्धाओं को खो दिया। वो सभी सिंह परिवार के एलिट योद्धा थे। तीनों स्तंभ वास्तव में दुष्ट हैं। वो मेरे सिंह परिवार की नींव को नष्ट करना चाहते हैं। सर्वजीत सिंह को कोई आपत्ति नहीं थी और कहा, जो महान चीजें हासिल करते हैं वो छोटी चीजों की परवाह नहीं करते हैं। जब तक मैं सिंह परिवार के कुलपति के पद पर नहीं आता हूँ, भले ही सिंह परिवार के और योद्धाओं की मृत्यु हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका दिल अतुलनीय रूप से क्रूर था। फिर सर्वजीत सिंह ने पूछा, क्या तुमने आर्यन को देखा? उस योद्धा ने जवाब दिया, हाँ, वो भी था। सर्वजीत सिंह की आंखें भयावह हो गईं। उसने कल्याण सिंह की ओर देखा और सर्द आवाज में कहा, क्या डार्किंग्स संगठन के हत्यारों ने कोई कदम नहीं उठाया? तुमने उस लड़के को जीवित वापस क्यों आने दिया? कल्याण सिंह का चेहरा काला हो गया और उसने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता, लेकिन आर्यन अभी भी जीवित है। तुम इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते? तुम भी बेकार हो जो एक छोटा सा काम पूरा ना कर सकें।
सर्वजीत सिंह बहुत गुस्से में था। फायर वुल्फ घाटी आर्यन को मारने के लिए सबसे आदर्श स्थान था। अब जब आर्यन वहां से जिंदा वापस लौट आया तो सर्वजीत सिंह के दिल में गुस्सा फूट पड़ा। कल्याण सिंह ने उससे ज्यादा बहस करने की हिम्मत नहीं की और कहा, बड़े भाई, अभी भी एरिना फाइट बची है और जरूरी नहीं कि आर्यन एरिना फाइट में हिस्सा ले पाए। आज रात ही हम उसका काम तमाम कर देंगे। यह सुनकर सर्वजीत ने ठंड से कहा, बेहतर होगा कि तुम जो कह रहे हो वही हो, वरना उसकी आंखों के कोने में हत्या के इरादे का एक संकेत दिखाई दिया। कल्याण सिंह का दिल कांप रहा था। आधे घंटे बाद सिंह परिवार का युद्ध मैदान फिर से जीवंत हो गया। प्रणव ने सबसे पहले युद्ध मैदान में भागकर चिल्लाया, पिताजी, आपका बेटा वापस आ गया है। ग्रेट एल्डर, हम वापस आ गए हैं। ये सभी सर्वजीत सिंह के आदमी थे। उसने 30 से अधिक योद्धा भेजे थे, लेकिन केवल 1 दर्जन वापस लौटे। वो सभी लोग बहुत उत्साहित थे। हालांकि बाद में वापस आने वाले सभी योद्धाओं के चेहरे भावहीन थे, क्योंकि उनके दिलों में सिंह परिवार के प्रति बहुत नाराजगी थी, विशेष रूप से सर्वजीत सिंह के लिए, क्योंकि वो निश्चित रूप से जानता था कि लेवल 5 का एक डिमन बीस्ट फायर वुल्फ घाटी में प्रवेश कर चुका था। फिर भी उसने कोई कदम नहीं उठाया और लगभग उन्हें अंदर ही मरवा दिया था। सर्वजीत सिंह इन लोगों के भावों को साफ तौर पर देख और महसूस कर सकता था। अचानक, यंग मास्टर वापस आ गए हैं, एक आवाज आई। इसके बाद युद्ध मैदान में अभी अभी प्रवेश करने वाले सिंह परिवार के सभी योद्धा तुरंत उत्साहित हो गए। जैसे ही उन्होंने आर्यन को युद्ध मैदान में आते देखा, वो उसी समय चिल्लाने लगे, यंग मास्टर, यंग मास्टर। उनकी आवाजों ने आसमान तक को हिलाकर रख दिया था। मैदान में मौजूद बहुत से लोग दंग रह गए। यंग मास्टर? कौन सा यंग मास्टर? जो सबसे ज्यादा हैरान था वो था सर्वजीत सिंह। आर्यन को युद्ध मैदान में चलते हुए और इतने सारे लोगों को उसके लिए चिल्लाते हुए देखकर वो कांप रहा था, गुस्से से कांप रहा था। अपनी बाजू के नीचे उसने अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लिया और उसके शरीर से खतरनाक रूप में युद्ध आत्मा रैंक की शक्तियां बाहर निकलने लगी। कल्याण सिंह ने उसे नीची आवाज में याद दिलाया, बड़े भाई, गुस्सा मत हो, उसे पहले खुद पर गर्व करने दो। प्रणव ने भी नीची आवाज में कहा, पिताजी, आर्यन अब अलग है। सर्वजीत सिंह ने प्रणव की ओर देखा और नीची आवाज में चिल्लाया, भले ही वो कितना बदल गया हो, तुम्हें उसे मारना ही होगा। प्रणव ने फिर से बोलने की हिम्मत नहीं की। आर्यन सर्वजीत के पास में आया और एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, ग्रेट एल्डर, मैं वापस आ गया हूँ, माफ करना, मैंने आपको निराश कर दिया। सर्वजीत सिंह ठंड से हंसा और कहा, आर्यन, तुम सिंह परिवार के यंग मास्टर हो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए, फिर मैं कैसे निराश हो सकता हूँ। प्रणव ने तिरस्कार से कहा, आर्यन, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम वापस लौट आए। वैसे तुमने कितने डिमन बीस्ट को मारा? मुझे डर है कि तुम अगले पड़ाव में पहुंच भी पाओगे या नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी कुछ डिमन बीस्ट देकर मदद कर सकता हूँ, क्योंकि अगर सिंह परिवार का यंग मास्टर बुरी तरह हार गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, भला उसके जैसा बेकार इंसान कितने डिमन बीस्ट को मार सकता है? मैंने उसे कभी किसी डिमन बीस्ट को मारते नहीं देखा। यह कचरा है कचरा, क्या यह एक भी डिमन बीस्ट नहीं मार सका? आर्यन, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मैदान छोड़कर भाग जाओ और कहीं जाकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। हाँ। प्रणव और उसके साथी योद्धाओं द्वारा आर्यन का मजाक उड़ाया जाना विराट सह नहीं सका और वो उनकी ओर दौड़ते हुए चिल्लाया, सिंह परिवार के यंग मास्टर का मजाक उड़ाते हो अब तुम लोगों में से। इससे पहले वो आगे कुछ और बोल पाता, प्रणव ने तिरस्कार से कहा, विराट नहीं, विराट सिंह, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? यहाँ तक कि उपनाम सिंह भी तुम लोगों को सिंह परिवार द्वारा दिया गया था और अब तुम सिंह परिवार के खिलाफ जाना चाहते हो। यह विराट के लिए एक जख्म जैसा था। उसके लिए नहीं बल्कि सिंह परिवार के कई अन्य योद्धाओं के लिए भी यह एक पीड़ादायक जख्म था। सिंह परिवार के कई पूर्वजों को सिंह परिवार द्वारा उपनाम दिया गया था। उसी समय
बेरहमी से एक थप्पड़ मारा गया, जिससे प्रणव जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से ताजा खून बाहर निकल आया। आर्यन ने सर्द आवाज में कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम वास्तव में सिंह परिवार के पूर्वजों का अपमान करने की कोशिश कर रहे हो। सिंह परिवार के पूर्वजों ने आदेश दिया था कि सिंह उपनाम वाले सभी योद्धा सिंह परिवार के वंशज हैं। प्रणव, तुम वास्तव में अपने पूर्वजों के निर्देशों को नजरअंदाज करने और खुले तौर पर अपमान करने की हिम्मत कर रहे हो। ग्रेट एल्डर, क्या मैं सही हूँ? किसी को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन अचानक हमला करेगा। प्रणव का मुंह खून से भरा हुआ था। वो रेंग रहा था और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने कहा, आर्यन, तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके पहले वो आगे कुछ और कह पाता, आर्यन आगे बढ़ा और उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर उसने हंसते हुए कहा, प्रणव, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि यंग मास्टर का अपमान करना परिवार के नियमों का उल्लंघन करना है। फिर तेरी याददाश्त बेहतर क्यों नहीं है? प्रणव के एक बार फिर से थप्पड़ मारा गया था। इस बार उसके सामने के दांत भी टूटकर नीचे गिर गए थे। प्रणव रेंगते हुए चिल्लाया, पिताजी, इसने मुझे थप्पड़ मारा है, आप इसे सजा दीजिए, मैं इसे मारना चाहता हूँ। सर्वजीत सिंह एक गहरी आवाज में चिल्लाया। काफी हो गया। क्या यह काफी शर्मनाक नहीं है? भले ही आर्यन ने दोनों थप्पड़ प्रणव को मारे थे, लेकिन एक तरह से वो उसके चेहरे पर थप्पड़ लगने जैसे थे। इस वक्त आर्यन के इन दो थप्पड़ों ने सिंह परिवार के योद्धाओं के दिलों को गर्म कर दिया। उनकी हमेशा दूसरों द्वारा आलोचना की गई थी, इसलिए वो हमेशा महसूस करते थे कि सिंह परिवार में उनकी औकात नौकरों से कम नहीं है। लेकिन आर्यन के रूप में उन्हें एक उम्मीद नजर आई, जिससे उनके दिलों में आर्यन के लिए एक खास जगह बन गई थी। इसके बाद सर्वजीत सिंह की नजरें भयावह हो गईं। वो आर्यन की ओर खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। फिर उसने हंसते हुए कहा, आर्यन, चूंकि तुम सिंह परिवार के यंग मास्टर हो, तो तुम्हारे पास एक यंग मास्टर की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर तुम परीक्षा के पहले दौर में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सक्षम नहीं, तो तुम सिंह परिवार के यंग मास्टर के नाम पर धब्बा हो, जो पूरे सिंह परिवार के लिए शर्मिंदगी की बात है। जैसे ही उसका बोलना समाप्त हुआ, आसपास के सभी लोग शांत हो गए। यंग मास्टर सक्षम है या नहीं, यह कोई छोटी बात नहीं थी। फिर सर्वजीत सिंह ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहा, सिंह परिवार के ग्रेट एल्डर के रूप में मुझे यह अधिकार है कि जब तक तुम्हें परीक्षा में पहला स्थान नहीं मिलता, तब तक सिंह परिवार के यंग मास्टर नहीं रहोगे। विराट के लोग तुरंत आगे बढ़े और कहा, ग्रेट एल्डर, कुलपति अभी भी जिंदा हैं और ग्रैंड एल्डर भी जिंदा हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको यंग मास्टर को समाप्त करने का अधिकार है। ग्रेट एल्डर, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। यंग मास्टर को ग्रैंड एल्डर द्वारा सिंह परिवार के पैतृक हॉल में नियुक्त किया गया था। यदि आप यंग मास्टर को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको ग्रैंड एल्डर के एकांत से बाहर आने का इंतजार करना होगा। आर्यन के लिए कई लोगों ने आवाज उठाई। इनमें से अधिकांश लोग आर्यन द्वारा सिंह उपनाम से सम्मानित योद्धा थे और वो सभी आर्यन के आभारी थे। कल्याण सिंह ने भी उसे नीची आवाज में याद दिलाया, बड़े भाई, यह थोड़ा ज्यादा। इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाता, सर्वजीत सिंह ने हंसते हुए कहा, यह तुम लोग निर्धारित नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं। अगर तुम लोग मेरा फैसला बदलना चाहते हो और तुम लोगों के पास क्षमता है, तो ग्रैंड एल्डर और कुलपति को एकांत से बाहर निकाल कर लाओ। अगर तुम नहीं कर सकते तो चुप रहो। उसकी आवाज में एक युद्धराज की आभा थी। युद्धराज की आभा ने उन्हें कुचल दिया, जिससे वो एक भी शब्द बोलने में असमर्थ हो गए। आर्यन की आंखें संकुचित हो गईं। अगर मैं पहला स्थान ले लूं तो क्या होगा? सर्वजीत सिंह के बोलने का इंतजार किए बिना प्रणव ने तुरंत कहा, आर्यन, अगर तुम्हें पहला स्थान मिल गया तो तुम जो चाहे कर सकते हो। अगर तुम चाहते हैं तो हम मल खाने की भी शर्त लगा सकते हैं। वो पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। प्रणव को विश्वास था कि उससे अधिक डिमन बीस्ट का शिकार कोई नहीं कर सकता। बेशक उसने इन्हें खुद से नहीं मारा था, बल्कि आधा से ज्यादा उसके लिए सर्वजीत सिंह द्वारा भेजे गए योद्धाओं ने मारे थे।
यह देखकर कि उसका बेटा इतना आश्वस्त है, सर्वजीत सिंह ने हंसते हुए कहा, आर्यन, क्या तुमने यह सुना? क्या हमें वास्तव में इतनी दूर जाना है? आर्यन ने पूछा। प्रणव गर्व से मुस्कुराया और कहा, क्या क्या तुम्हें डर लग रहा है? यदि तुम्हारे अंदर शर्त लगाने की हिम्मत नहीं तो जाओ यहां से, भाग जाओ और यंग मास्टर का पद मुझे सौंप दो। फिर आर्यन ने सर्वजीत सिंह से कहा, हम दांव को थोड़ा बड़ा क्यों नहीं खेलते? तुम और तुम्हारा बेटा एक साथ क्यों नहीं खाते? सर्वजीत सिंह की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। प्रणव ने हंसते हुए कहा, आर्यन, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। अब तुम पूरे सिंह परिवार के सामने गंदगी खाने के लिए तैयार हो जाओ। विराट ने आर्यन को खींचा और कहा, यंग मास्टर 10 से अधिक योद्धा थे जो प्रणव की शिकार करने में मदद कर रहे थे। आप उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, आप हार जाएंगे। इसे कई लोगों ने देखा। प्रणव आर्यन को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ सकता था। यह तो उसके लिए सुनहरा अवसर था। उसे डर था कि आर्यन अपनी बात से मुकर ना जाए, तो इसलिए उसने तुरंत कहा, आर्यन, मैं दाव खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें यंग मास्टर का पद छोड़ना होगा। कोई शौचालय में जाओ और मेरे लिए एक बाल्टी भरकर मल लेकर आओ। सर्वजीत सिंह ने भी तुरंत कहा, परिणामों को सारणीबद्ध करना शुरू करो। पिता और पुत्र ने आर्यन को पीछे हटने की कोई ढील नहीं दी। फिर प्रणव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस बार आप मुझ पर गर्व करेंगे, देखने मैं इस कुत्ते को कैसे मजा चखाता हूँ। इसके तुरंत बाद परीक्षा में भाग लेने वाले योद्धा जल्दी से 2 पंक्तियों में खड़े हो गए। एक एक करके उन सभी ने उनके द्वारा मारे गए डिमन बीस्ट को बाहर निकालना शुरू कर दिया। गोविंद 160 अंक, शंकर 170 अंक, ड्रैगन फॉरेस्ट 200 अंक, अजीज 290 अंक। अगला प्रणव। प्रणव मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ सामने आया। उसने आर्यन को ठंडी नजर से देखा और तिरस्कार से कहा, आर्यन, मल खाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद प्रणव जोर से चिल्लाया, ध्यान से देखो। इसके साथ उसने अपनी स्पेस रिंग से एक के बाद एक फायर वुल्फ को बाहर निकाला और मैदान में जल्दी से पहाड़ की तरह ढेर लग गया। सांख्यिकी बुजुर्ग ने भी जल्दी से पढ़ा, 108, 109, 150। उसी समय प्रणव थोड़ा रुका और एक दूसरी स्पेस रिंग को बाहर निकाला। उसका चेहरा अतुलनीय रूप से गर्वित था जब उसने आर्यन को देखा और कहा, जिस चीज से तुम हारने वाले हो वो यहाँ है। क्या आर्यन सच में प्रणव से हार जाएगा और छोड़ना पड़ेगा उसे अपना यंग मास्टर का पद? उसी समय प्रणव थोड़ा रुका और एक दूसरी स्पेस रिंग को बाहर निकाला। उसका चेहरा अतुलनीय रूप से गर्वित था जब उसने आर्यन को देखा और कहा, जिस चीज से तुम हारने वाले हो वो यहाँ है। अचानक उसने एक और फायर वुल्फ स्पेस रिंग से निकाला, लेकिन इस फायर वुल्फ को देख सभी दंग रह गए। सांख्यिकी बुजुर्ग कांप गया और उसने कहा, लेवल 2 डिमन बीस्ट। यह सिर्फ एक फायर वुल्फ नहीं था, बल्कि कुल मिलाकर 10 लेवल 2 के फायर वुल्फ थे। यह देखकर सर्वजीत सिंह का सीना चौड़ा हो गया और एक मुस्कान का खुलासा किया जिसे उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था, और सोचा, आर्यन, देखते हैं कि तुम इस बार कैसे बचोगे। हाँ हाँ हाँ। तभी सांख्यिकी बुजुर्ग ने अटकती हुई आवाज में कहा, प्रणव 2000 अंक। उसने सिंह परिवार में इतिहास रचा है। 2000 अंक। हे भगवान, इतने सारे! इसने वास्तव में सिंह परिवार में इतिहास रच दिया है। 1 दर्जन लोगों ने उसे शिकार करने में मदद की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस बारे में बहुत से लोग जानते थे, लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सर्वजीत सिंह की टकटकी वास्तव में उन्हें सर्द आंखों से देख रही थी। प्रणव अतुलनीय रूप से घमंडी था। वो आर्यन के पास गया और उससे कहा, क्या तुम अभी भी मुकाबला करना चाहते हो? मल खाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ हाँ। यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितने खुश था। आर्यन द्वारा 5 बार थप्पड़ मारे जाने के बाद उसका दिल आर्यन को मारने का भी था। आखिरकार बदला लेने का मौका आ गया था। जब तक आर्यन पूरे परिवार के सामने गंदगी नहीं खाता,
तब तक उसे तसल्ली नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय आर्यन किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। अब जब प्रणव इस बारे में जितना अधिक सोचता गया, उसे उतनी ही ठंडक मिल रही थी। फिर उसने कहा, मल की बाल्टी ले आओ। एक योद्धा अपनी नाक ढकते हुए एक बड़ी बाल्टी लेकर आया और उसने कहा, यंग मास्टर प्रणव, यह ताज़ा है और सुगंध भी काफी मजबूत है। प्रणव ने एक हाथ से अपनी नाक ढकी और कहा, बहुत अच्छे, तुमने अच्छा काम किया। यह देखकर विराट आर्यन के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, यंग मास्टर, मैं आपकी मदद करूंगा। इसके बाद कुछ और योद्धा आगे आए और उन सभी ने कहा, यंग मास्टर, हम यह आपके लिए करेंगे। प्रणव तुरंत चिल्लाया, तुम सभी यहाँ से दफा हो जाओ। जो गंदगी खाने वाला है वो आर्यन है। अगर तुम लोग खाना चाहते हो तो मैं किसी को एक बड़ी बाल्टी लेने के लिए भेज देता हूँ, ताकि तुम लोग अपना पेट भरकर खा सको। आर्यन, जल्दी करो, क्या प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत है? आर्यन अपने दिल में उन सभी योद्धाओं का गुप्त रूप से आभारी था। वो थोड़ा मुस्कुराया और कहा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अगर तुम जल्दी में हो तो तुम पहले इस बर्तन को खा सकते हो। यह बोलते हुए आर्यन पहले ही आगे आ चुका था और उसने सांख्यिकीय बुजुर्ग से कहा, ध्यान से देखें। इसके तुरंत बाद उसने अपनी स्पेस रिंग में हाथ डाला और हवा की तेजी से अलग अलग तरह के डिमन बीस्ट का मृत शरीर बाहर निकालने लगा। 36, 89, 107, 139, 189, 207, 350, 590, 780। अंतिम संख्या 780 पर तय की गई थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्यन के पास बहुत सारे डिमन बीस्ट के सिर थे जिन्हें उसने काटा नहीं था, वरना यह दोगुना हो जाता। सब दर्शक चुप हो गए, वो सभी मूक थे। आर्यन प्रणव की तरफ चला गया, उसके गूंगे चेहरे को थपथपाया और कहा, क्या तुम अभी भी प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? अब कौन खा रहा है? प्रणव की अभिव्यक्ति बदल गई और वो अवाक रह गया। उसी समय सांख्यिकीय बुजुर्ग चिल्लाया, 780 लेवल 1 डिमन बीस्ट, कुल 7800 अंक, पहला स्थान। अचानक प्रणव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूँ। तुमने जिनका शिकार किया है वो सभी लेवल 1 के डिमन बीस्ट हैं, वो सभी कचरा हैं जिन्हें कोई भी मार सकता है। क्या तुम्हारे पास लेवल 2 का डिमन बीस्ट नहीं है? वहां देखो, मेरे पास हैं। अगर तुम एक लेवल 2 का डिमन बीस्ट भी नहीं मार सकते तो तुम्हें सिंह परिवार का यंग मास्टर बनने का हक नहीं है। प्रणव ने आगे कहा, इसके अलावा किसे पता है तुमने इन्हें मारा भी या ना नहीं? अगर तुम यह साबित करना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम एक लेवल 2 के डिमन बीस्ट का सिर निकाल कर दिखाना चाहिए। आर्यन केवल उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। सर्वजीत सिंह ने भी हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम हम सभी को धोखा दे रहे हो, है ना? आर्यन ने अपने दिल के गुस्से को दबा दिया और कहा, मैं कैसे साबित कर सकता हूं कि मैं धोखा नहीं दे रहा हूं? सर्वजीत सिंह ने शालीनता से कहा, बहुत सरल, लेवल 2 के डिमन बीस्ट या फिर उससे अधिक केवल के शव को बाहर निकालो, वरना तुम्हारी प्रतिस्पर्धा के परिणाम अमान्य हो जाएंगे और तुम दाव हार जाओगे। इसके अलावा यंग मास्टर का पद भी छोड़ना होगा, प्रणव ने बदतमीजी से कहा, और तुम्हें अभी भी इस गंदगी को खाना है। मेरे पास लेवल 2 का डिमन बीस्ट नहीं है, आर्यन ने लापरवाही से कहा। उसका एक हाथ पहले से ही स्पेस रिंग में पहुंच गया था। आर्यन के आगे कुछ बोलने का इंतजार किए बिना प्रणव ने उत्साह से हंसते कहा, फिर तुम हार गए आर्यन, अब तुम यह खा। इसी तरह प्रणव के आगे कुछ बोलने का इंतजार किए बिना आर्यन का हाथ तेजी से चला और वो अचानक जोर से चिल्लाया, लेकिन मेरे पास यह डिमन बीस्ट है। धड़ाम! आर्यन ने स्पेस रिंग से आदमखोर किंग कांग एप का सिर बाहर निकाला और देखते ही देखते उसका एक छोटे से पहाड़ की तरह सिर धड़ाम की आवाज के साथ नीचे जमीन पर फेंक दिया। आदमखोर किंग कांग एप की आंखें प्रणव को टकटकी लगाए देखने लगीं, जिससे प्रणव डर से जमीन पर गिर गया। मैदान में उपस्थित सभी लोग आदमखोर किंग कांग एप के सिर को देख रहे थे। लेवल 5 का डिमन बीस्ट अतुलनीय रूप से क्रूर था। भले ही वो सिर्फ एक सिर था, फिर भी कई लोगों ने अपने दिलों में डर महसूस किया।
और कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। अब चिल्लाओ, हंसिए। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि मैं किसी लेवल 2 के डिमन बीस्ट का शिकार नहीं कर सकता? क्या तुमने नहीं कहा कि मैं बेकार हूँ? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि मैं सिंह परिवार का यंग मास्टर बनने के योग्य नहीं हूँ? क्या हुआ? क्या तुम लोग अब नहीं हंसोगे? अब नहीं चिल्लाओगे? आर्यन की टकटकी पूरे दर्शकों में फैल गई। उसका ऑरा अतुलनीय रूप से घमंडी और दबंग था, यहाँ तक कि उसकी आंखों में सर्वजीत सिंह भी कुछ नहीं था। सही वक्त आने पर आपको पागल नहीं, आपको चरम सीमा तक पागल होना होगा। बोधगम्य रूप से आर्यन के शरीर से निकलने वाली खतरनाक शक्तियों और उसके ऑरा से पूरे दर्शक दबाव महसूस करने लगे। जिन लोगों ने आर्यन का मजाक उड़ाया था, उन्होंने उसे देखने के लिए अपना सिर तक उठाने की हिम्मत नहीं की। उनके दिलों में सिर्फ डर था। उनके लिए पहले आर्यन सिर्फ एक कचरा था, लेकिन इस वक्त वो एक कचरा नहीं था। इस प्रतिभा के साथ यह कहा जाना चाहिए कि आर्यन जो एक कचरा था, उसकी तुलना में कहीं अधिक प्रतिभाशाली, अभिमानी और पागल था। दर्शकों में से कोई एक शब्द भी नहीं बोल सका। आर्यन ने सर्वजीत सिंह की ओर भावहीन आंखों से देखा और कहा, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम आश्वस्त हो? क्लक क्लक। सर्वजीत सिंह के हाथों की मुट्ठियां इतनी कसकर बंद हुई कि उनसे आवाज आने लगी। उसके शरीर से खतरनाक रूप से युद्धराज की शक्तियां बाहर निकलने लगी। वो पागलपन से आर्यन को दबाने लगा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो आग की लपटों में जल रही हों। इस समय उसके दिल में सिर्फ एक इच्छा थी कि वो आर्यन के शरीर को एक पल में टुकड़ों में बांट दें। युद्धराज की शक्तियों का दबाव आर्यन के लिए प्रतिरोध करने के लिए बहुत अधिक था। इस वक्त वो अपने ऊपर एक बड़े पहाड़ जितना दबाव महसूस कर रहा था। क्योंकि उनकी रैंक में अंतर बहुत अधिक था, दबाव हमले का सामना करते हुए किंग कांग शील्ड के पास बचाव करने का कोई तरीका नहीं था, और इसलिए आर्यन के पास बचाव करने का भी कोई तरीका नहीं था। हालांकि वो अभी भी बेहद घमंडी था। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। अब कौन हार गया? जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, विराट के सभी लोग पहले से ही उत्साह से उबल रहे थे और इस बार उन्हें चिल्लाने का एक और मौका मिल गया। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, ग्रेट एल्डर हार गए हैं, ग्रेट एल्डर हार गए हैं। आर्यन फिर से चिल्लाया, कौन हारा? विराट और अन्य लोगों ने भी फिर से जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, सर्वजीत सिंह हारा, सर्वजीत सिंह हारा। उनकी आवाजें इतनी शक्तिशाली और दबंग थी कि उन्होंने आकाश को हिलाकर रख दिया था। यह सिंह परिवार के योद्धाओं की मिली-जुली आभा थी। आर्यन ने दबाव का विरोध किया और मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट एल्डर, अगर आप दाव लगाने का दम रखते हैं तो हारने का भी जिगरा होना चाहिए। यही एक मर्द की निशानी है। अब चुपचाप खा लो। उसी समय प्रणव लुढ़क गया और रेंगने लगा। भीड़ में घुसने और भागने की कोशिश कर रहा था। आर्यन की आंखों का कोना फड़का और वो एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीधे प्रणव के सामने आ गया। फिर उसने एक मंद मुस्कान के साथ कहा, ओह यंग मास्टर प्रणव, आप कहाँ जाना चाहते हैं? प्रणव ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, आर्यन, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, इसे गंभीरता से मत लो यार, हम चचेरे भाई हैं। ओह, तो तुम्हें याद भी कि हम चचेरे भाई हैं? इससे पहले जब कभी तुम मुझे देखते और मारते, तब तो तुम्हें याद नहीं आया कि हम चचेरे भाई हैं। और हाँ, अभी तो तुमने बड़ी खुशी से एक बाल्टी भरकर गंदगी मंगाई जिसे तुम मुझे खिलाने वाले थे, तब तो तुम्हें याद नहीं आया कि हम चचेरे भाई हैं। यहाँ तक कि तुम दोनों बाप बेटे ने तो मुझे मारने की हर संभव कोशिश की, और तुम लोगों ने तो मुझे मारने के लिए डार्किंग्स संगठन के हत्यारों को भी आमंत्रित किया था, तब तो तुम्हें याद नहीं आया कि हम चचेरे भाई हैं। हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है। यह कहते हुए आर्यन ने प्रणव की गर्दन को पकड़ लिया जैसे कि वो बतख पकड़े हुए हो और कहा, मल को यहाँ लाओ। विराट ने मल का कटोरा लिया और कहा, यह यहाँ है। यह अभी अभी किया गया है, यह बहुत सुगंधित है। हाँ। प्रणव ने आर्यन की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करना जारी रखा और मदद के लिए चिल्लाते हुए कहा, पिताजी मुझे बचाओ, पिताजी जल्दी से मुझे बचाओ, मैं गंदगी नहीं खाना चाहता, मैं। वो अभी फिर से चिल्लाने वाला ही था कि तभी आर्यन ने उसका सिर मल के कटोरे में डूबा दिया।
क्योंकि उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला था तो प्रणव का मुंह तुरंत मल से भर गया था। उसका पेट लुढ़क गया और उसे उल्टी हो गई, और जब उसे उल्टी हुई तो उसके मुंह में और अधिक मल घुस गया। इसे पूरा खा जाओ, आर्यन ने चिल्लाया हुए कहा। थोड़ा सा भी नहीं बचना चाहिए। आह वाह बाबा, आह वाह। प्रणव संघर्ष करता रहा। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था और उसकी नाक मल उगल रही थी। आर्यन को बुरी तरह से देखते हुए सर्वजीत सिंह की लंबी आंखें खून से लथपथ थीं। आर्यन ने हंसते हुए कहा, ग्रेट एल्डर, आपको भी कुछ चाहिए? आर्यन, तुम मौत को गले लगा रहे हो। सर्वजीत सिंह अतुलनीय रूप से क्रोधित था। वो अब अपने अंदर के गुस्से को और अधिक नहीं दबा पा रहा था। उसके बेटे ने पूरे परिवार के योद्धाओं के सामने मल खाया था। आज से उसे अपंग माना जा सकता है। वो इसे कैसे सह सकता था? उसके बेटे ने पूरे परिवार के योद्धाओं और लोगों के सामने मल खाया था। आज से उसे अपंग माना जा सकता है। सर्वजीत सिंह इसे कैसे सह सकता था? आर्यन ने हंसते हुए कहा, चाचा जी, आप चाहते थे ना कि मैं फायर वुल्फ घाटी में ही मर जाऊं? चूंकि आप चाहते थे कि मैं मरूं तो आओ और मुझे मार डालो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी हिम्मत नहीं है? सर्वजीत सिंह ने चिल्लाया। आर्यन ने कहा, मुझे आपकी हिम्मत पर पूरा यकीन है, पूरा 100% यकीन है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर आपने पूरे परिवार के सामने सिंह परिवार के यंग मास्टर को मार दिया तो क्या आप इस अपराध को सहन कर पाएंगे? उसी समय कल्याण सिंह ने एक कदम आगे बढ़कर सर्वजीत सिंह को मजबूती से पकड़ लिया और नीची आवाज में कहा, बड़े भाई, जल्दबाजी मत करो। अगर आपने अभी कोई कदम उठा लिया तो आर्यन जो चाहता है वही हो जाएगा। सिंह परिवार के यंग मास्टर को मार डालना, यह कोई साधारण अपराध नहीं था। अगर सर्वजीत सिंह ने सिंह परिवार के यंग मास्टर को मार डाला तो वो अपने सपने में भी सिंह परिवार के सिंहासन पर नहीं बैठ पाएगा। हफ हफ हफ। सर्वजीत सिंह ने एक गहरी सांस ली, अपनी बाहों को जोर से घुमाया और चिल्लाया, परीक्षा का पहला दौर समाप्त हो गया है। कल एरिना फाइट होगी। आर्यन, मुझे आशा है कि शायद तुम कल जिंदा बच पाओ। फिर सर्वजीत सिंह ने अपने बेहोश बेटे की ओर देखा जो जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका पेट फूला हुआ था और उसके मुंह से लगातार मल निकल रहा था। वो गहरी आवाज में चिल्लाया, उसे ले जाओ। इसके बाद सर्वजीत सिंह के साथ उसके बाकी सभी लोग वहां से चले गए। ओह, यंग मास्टर शक्तिशाली है। यंग मास्टर दबंग हैं। हाँ हाँ हाँ, यंग मास्टर बहुत सुंदर हैं। पूरा युद्ध मैदान जय जयकार के नारों से गूंज रहा था, जैसे कि उन्होंने जवाबी हमला जीत लिया हो। वो बहुत उत्साहित थे। विराट के नेतृत्व में सिंह परिवार के शाही रक्षक सभी जयकार कर रहे थे। आर्यन का पूरा शरीर शांत हो गया क्योंकि उसकी पीठ से ठंडा पसीना निकल रहा था। युद्धराज का दबाव बहुत असहनीय था। यह आदमखोर किंग कांग एप का सामना करने से भी अधिक असहनीय था। इस वक्त मैदान में सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। वो वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता है। उसने खुले तौर पर ग्रेट एल्डर को नाराज किया है और ग्रैंड एल्डर और कुलपति अभी भी बंद दरवाजे के पीछे एकांत में हैं। पता नहीं वो अब कैसे बचेगा। डिमन बीस्ट की परीक्षा सिर्फ बच्चों का खेल है। कोई नहीं जानता कि उसके पास आदमखोर किंग कॉन्ग एप का सिर कहां से आया। क्या लेवल 5 का डिमन बीस्ट कुछ ऐसा है जिसे वो मार सकता है? अगर तुम मुझे पीट पीट कर मार दो तो भी मुझे इस पर विश्वास नहीं होगा। अब उसकी काबिलियत का एरिना फाइट में पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सिंह परिवार का ग्रेट एल्डर आर्यन को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। वो बहुत छोटा है और खुद को नियंत्रित करना नहीं जानता। वो निश्चित रूप से कल एरिना में मर जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंह परिवार और बाकी लोगों ने आर्यन के बारे में क्या कहा, लेकिन उन्हें एक बात स्वीकार करनी पड़ी कि आर्यन अब 1 साल पहले का कचरा नहीं था। आखिरकार अब सभी ने आर्यन को सिंह परिवार का यंग मास्टर मान लिया था। सिंह परिवार में किसी ने भी आर्यन को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की और किसी ने भी उसे कचरा कहने की हिम्मत नहीं की। फिर एक बार फिर आर्यन का व्यक्तित्व यह था कि अगर आप मेरा सम्मान करेंगे तो मैं आपको 10 बार सम्मान दूंगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं तो फिर मुझे खेद है, मैं इसे 100 बार वापस कर दूंगा। दबंगई,
अहंकारी। ये सिर्फ आर्यन का अत्याचारी व्यक्तित्व था, वो घमंडी बना रहेगा। क्या कहा तुमने? वो आदमखोर डिमन बीस्ट मारा गया था। क्या वो आर्यन द्वारा मारा गया था? असंभव, बिल्कुल असंभव। आर्यन में उस तरह की ताकत बिल्कुल नहीं है। जमाल बहुत हैरान था, यहाँ तक कि एक युद्धात्मा रैंक का योद्धा भी उस लेवल 5 के डिमन बीस्ट को मारने में सक्षम नहीं था। वो टूटी हुई पंसलियों के साथ एक कचरा, उसे कैसे मार सकता था? महामहिम, मैंने अच्छे से जांच की है। वो आर्यन ही था जो आदमखोर डिमन बीस्ट को घाटी की गहराई में लेकर गया था। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। लेकिन जमाल ने तुरंत पूछा, लेकिन क्या? खबरी ने जवाब दिया, यह सिर्फ इतना है कि जब सिंह परिवार के योद्धाओं ने उसे खोजा तो आर्यन के बगल में एक और व्यक्ति था जो स्वर्ग संप्रदाय का था। जमाल की आंखें काली हो गईं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि आदमखोर किंग कांग एप को स्वर्ग संप्रदाय के योद्धाओं ने मारा है और आर्यन ने केवल इसका फायदा उठाया और उसका सिर काट दिया। जमाल ने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को किए खिड़की से बाहर देखा और कहा, आर्यन का स्वर्ग संप्रदाय के योद्धाओं से क्या लेना देना है? और क्यों है? मैं कल सिंह परिवार जा रहा हूँ। न केवल जमाल का वैदिक परिवार बल्कि पूरा फायर ग्लास शहर हिल चुका था। यहाँ तक कि प्रजापति परिवार, ब्रह्मा परिवार और शाही परिवार सभी इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। फिर सभी परिवारों के बुजुर्गों ने एक ही निर्णय लिया कि वो कल सिंह परिवार के दूसरे दौर की एरिना फाइट देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाएंगे। सिंह परिवार, सर्वजीत का आंगन। बेकार, बेकार, तुम सब बेकार हो। तुम लोगों को पालने पोसने का क्या फायदा जब तुम सिर्फ आर्यन जैसे एक कचरे को भी नहीं संभाल पाए? तो फिर तुम लोगों को मैंने हलवा बनाने के रखा है क्या? सर्वजीत गुस्से में था। युद्ध मैदान में आर्यन ने उसे पूरी तरह से अपमानित कर दिया था। पूरे सिंह परिवार में कोई भी उससे इस तरह से बात और उसे नाम से पुकारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आर्यन ने उसे अपमानित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी ग्रेट एल्डर की इज्जत को तार तार कर दिया था। जिस बात से सर्वजीत सिंह को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था वो यह थी कि वास्तव में ऐसे कई लोग थे जो आर्यन के पक्ष में खड़े होने लगे थे। इससे उसे खतरे की भावना, खतरे की प्रबल भावना का अनुभव हुआ था। आंगन में खड़े किसी भी योद्धा ने चूं करने, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की थी और चुपचाप अपने सिरों को झुका रखा था। कुछ कहो, तुम सब चुप क्यों हो? सर्वजीत सिंह गहरी आवाज में चिल्लाया। एक योद्धा ने ध्यान से कहा, ग्रेट एल्डर, आर्यन का संबंध स्वर्ग संप्रदाय के लोगों से है। क्या कहा तुमने? सर्वजीत सिंह हैरान रह गया। प्रणव, जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था और लगातार मल थूक रहा था, सांस रोकते हुए बोला, पिताजी, जब मैं युद्ध मैदान में था तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता था। सर्वजीत सिंह की आंखें भयावह हो गईं और वो चिल्लाया, तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? प्रणव ने नीची आवाज में कहा, आप ही थे जिन्होंने मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया। मूर्ख, तेरी वजह से मेरी सारी इज्जत खाक में मिल गई है। सर्वजीत सिंह ने फिर प्रणव की ओर नहीं देखा बल्कि अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित किया और कहा, स्वर्ग संप्रदाय, आर्यन, तुम्हें एक बड़ा समर्थक मिल गया है। उसकी आवाज और भी भयावह थी और उसकी हत्या का इरादा और भी मजबूत था। फिर सर्वजीत सिंह ने अपने दिल में सोचा, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किसका समर्थन मिला है, तुम कल ही मर जाओगे। तभी कल्याण सिंह भी जल्दबाजी में आंगन में आ गया। उसे देख सर्वजीत सिंह ने कहा, तुम सभी अच्छे से ध्यान रखना कि कल आर्यन किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। अब यहाँ से दफा हो जाओ। सभी योद्धाओं के जाने के बाद कल्याण सिंह ने तुरंत आगे बढ़ते हुए कहा, बड़े भाई, मुझे अभी अभी तीनों स्तंभ और शाही परिवार से एक संदेश मिला है। वो लोग व्यक्तिगत रूप से सिंह परिवार की एरिना फाइट देखना चाहते हैं। सर्वजीत सिंह की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसने भौहें सिकोड़ी और कहा, आर्यन की वजह से? कल्याण सिंह ने कहा, शहर में हर कोई आर्यन के लेवल 5 डिमन बीस्ट को मारने के बारे में जानता है। एक कचरा अचानक एक प्रतिभा में बदल गया और पिछली बार ड्रैगन की गर्जना के साथ वो सभी चिंतित हैं।
इस समय सर्वजीत सिंह की अभिव्यक्ति और अधिक भयावह हो गई और उसने सदमे में कहा, तुम्हारा मतलब है कि आर्यन के शरीर में ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन ठीक हो गई है? अगर ऐसा है तो आज आर्यन के अहंकारी और क्रूर रूप के बारे में सोचते हुए सर्वजीत सिंह ने महसूस किया कि आर्यन ने अपनी ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन को फिर से जागृत कर लिया है, वरना उसे चुनौती देने का आत्मविश्वास कहां से मिला? कल्याण सिंह ने कहा, तीनों स्तंभ और शाही परिवार भी इस मामले की पुष्टि करना चाहते हैं। यदि आर्यन अपनी ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन को जागृत करने में कामयाब रहा है तो हमारी स्थिति और भी प्रतिकूल हो जाएगी। सिंह परिवार की ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन में एक और ड्रैगन गॉड योद्धा जागृत हो चुका था। ग्रैंड एल्डर के अलावा वो एकमात्र इंसान था जो सिंह परिवार की सेना की कमान संभाल सकता था। सिंह परिवार की सेना के पास कोई सेना मुहर नहीं थी, वो केवल ग्रैंड एल्डर या ड्रैगन गॉड योद्धा के आदेशों का पालन करते थे। एक बार जब आर्यन ने ड्रैगन गॉड योद्धा के रूप में अपनी पहचान हासिल कर ली तो उसकी शक्ति बहुत अधिक होगी। एक ही आदेश के साथ सिंह परिवार की पूरी खतरनाक सेना कम से कम समय में फायर ग्लास शहर की ओर दौड़ेगी, जिनका कोई भी बिल्कुल विरोध नहीं कर पाएगा। आखिर सर्वजीत सिंह ने कल्याण सिंह को क्या समझाया था और आखिर क्या थी उसकी योजना? कल्याण सिंह ने नीची आवाज में कहा, बड़े भाई, क्या आप डार्किंग्स संगठन के हत्यारे को अपना कदम उठाने देना चाहते हैं? आज रात ही आर्यन का खेल खत्म। नहीं, सर्वजीत सिंह ने तुरंत इसका खंडन किया और कहा, सिंह परिवार की पूरी खतरनाक सेना को सिंह परिवार में वापस आने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। बहुत सी चीजें हैं जो 5 दिनों में बदल सकती हैं। मैं चाहता हूं कि आर्यन मर जाए, एरिना में मर जाए। मैं चाहता हूं कि सिंह परिवार में हर कोई सोचे कि वो कचरा है, कचरा जो उठ नहीं सकता, और सिंह परिवार को उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस तरह मेरी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और यह मेरे लिए सिंह परिवार का कुलपति बनना अधिक फायदेमंद बना देगा। केवल एरिना में मरने से ही पूरा सिंह परिवार उसका तिरस्कार करेगा। इस बार मैं उसे दिखाऊंगा कि असली बदला लेना किसे कहते हैं। सर्वजीत सिंह की आवाज बुरी तरह से भयावह थी। फिर उसने कल्याण सिंह के कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा। कल्याण सिंह ने पूरी बात सुनने के बाद अपनी आंखों को संकुचित करते हुए कहा, मैं यह अभी कर देता हूँ। कुछ कदम उठाने के बाद कल्याण सिंह ने मुड़कर कहा, बड़े भाई, डार्किंग्स संगठन का हत्यारा वास्तव में अभी तक वापस नहीं लौटा। कुछ नहीं पता कि वो जिंदा भी है या फिर मर गया है। सर्वजीत सिंह ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और कहा, वो सिर्फ एक निम्न स्तर का हत्यारा है, उसके जीवन या मृत्यु की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। कल्याण सिंह ने कहा, ठीक है, समझ गया। रूबी, मैं वापस आ गया हूँ। युद्ध मैदान से बाहर आने पर आर्यन ने जो पहला काम किया वो था रूबी को देखने के लिए घर आना। पिछले 3 दिनों से वो जिस व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित था वो रूबी थी। जब रूबी ने आवाज सुनी तो वो तुरंत अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर निकली और कहा, यंग मास्टर, आप वापस आ गए हैं। मैंने आपके लिए रात का खाना तैयार कर लिया है। वो चुपचाप एक कोने से देख रही थी कि युद्ध मैदान में क्या हो रहा था। हर बार जब वो आर्यन को मल खाने के लिए मजबूर होता देखती तो उसका दिल बहुत दुख रहा था। आर्यन की मदद ना कर पाने के लिए वो खुद से नफरत करने लगी थी। वो दुखी थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। पिछले 3 दिनों से वो आर्यन के निर्देशों के अनुसार अभ्यास करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बहने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही थी। न ही वो उसे अपने अंदर अवशोषित कर सकती थी और उसे अपनी शक्तियों में बदल सकती थी। उसने महसूस किया था कि वो दुनिया की सबसे मूर्ख और सबसे बेकार इंसान थी। इस वक्त भले ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान लटकी हुई थी, लेकिन उसने अपने सभी जज्बातों को अंदर बहुत अच्छी तरह से छुपाया और आर्यन को इसे थोड़ा भी महसूस नहीं होने दिया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, रूबी, तुम अभी भी मेरे लिए सबसे अच्छी हो। मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे 10 कटोरी खाना है। हा हा हा। रूबी भी हंस पड़ी और कहा, मैं आपके लिए चावल ले आती हूँ। भोजन करने के बाद आर्यन ने सबसे पहले यह पुष्टि की कि कहीं आसपास कोई सर्वजीत का आदमी तो नहीं है।
फिर उसने राहत की एक सांस लेते कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम घर पर रहना और मेरे वापस आने का इंतजार करना। रूबी ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। आधे घंटे बाद आर्यन आर्यध्वज हॉल की अमृत दुकान पर पहुंचा। आर्यन को देखकर जगदीश की आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। यंग मास्टर, आप बहुत अद्भुत हो। यहाँ तक कि आपने तो एक लेवल 5 के डिमन बीस्ट को जान से मार दिया था। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आज से आप मेरे जगदीश के आदर्श बनोगे। आर्यन हंस पड़ा। फिर अपने इस आदर्श के लिए एक कप पवित्र चाय बनाओ, नहीं एक बड़ा घड़ा बनाओ। इस बार जगदीश ने आश्चर्यजनक रूप से सहयोग किया और कहा, एल्डर महाजन ने पहले ही अनुमान लगाया था कि आप आएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे पूरी तैयारी करने के लिए कह दिया था। आर्यन ने तभी एक आवाज सुनी, छोटे दोस्त, आप तो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। यहाँ तक कि आपने एक लेवल 5 के डिमन बीस्ट को भी मार डाला। सच में आप बहुत शक्तिशाली हैं। यह महाजन की आवाज थी। भाड़ में जाओ। यार, यह खबर इतनी तेजी से किसने फैला दी? मैं अभी भी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। मेरे जैसा एक सुंदर व्यक्ति कभी भी अपनी पहचान गुप्त नहीं रख पाएगा, आर्यन ने बेशर्मी से कहा। बातें करते हुए वो दोनों अमृत दुकान के अंदर गुप्त हॉल में घुस गए थे। महाजन ने कहा, इस बार आपको क्या चाहिए? आर्यन सीधे इस बिंदु पर गया। हीरकुंडी गोली के लिए जड़ी बूटियों की 100 जोड़ी, हील पिल के जड़ी बूटियों की 100 जोड़ी मुझे तुरंत चाहिए। महाजन ने कहा, कल की एरिना फाइट के लिए? आर्यन ने कहा, हाँ, मैंने पिछले 3 दिनों में फायर वुल्फ घाटी में सभी हीरकुंडी गोली और हील पिल का इस्तेमाल कर लिया है। कल की एरिना फाइट में सर्वजीत सिंह निश्चित रूप से मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। मुझे पूरी तैयारी करनी होगी। महाजन ने बाहर की ओर चिल्लाते हुए कहा, जगदीश, सब कुछ ले आओ। फिर महाजन हंसा, मैंने आपके लिए सब कुछ पहले से ही तैयार कर लिया था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में हीरकुंडी गोली को बना सकते हो? अब तक पवित्र चाय आ चुकी थी और आर्यन ने एक कप पवित्र चाय पी और कहा, हाँ, लेकिन सफलता की दर अधिक नहीं है, केवल 50% है। महाजन को जोर से खांसी होने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया, जैसे कि वो किसी भट्टी में बैठ गया हो। सफलता की दर क्या है? आर्यन ने पवित्र चाय का एक और प्याला पिया और कहा, 50%। बूढ़े एल्डर, क्या आपका दिल फिर से असहज महसूस कर रहा है? नहीं, मेरा पेट दर्द कर रहा है। महाजन को मरने के लिए भी दिल था। वो एक हकीम भी था और उसके पास दर्जनों वर्षों का गोलियां बनाने का अनुभव था, लेकिन फिर भी हीरकुंडी गोली बनाने में उसकी 10% सफलता दर भी नहीं थी। यहाँ तक कि एक उच्च दर्जे का हकीम भी 50% सफलता दर की गारंटी नहीं दे सकता था। आर्यन ने कुछ दिन पहले ही उससे हीरकुंडी गोली का नुस्खा लिया था और वो इतनी जल्दी 50% की सफलता दर तक पहुँचने में सक्षम हो गया था। शायद यह कुछ ऐसा था जो उसके लिए तो असंभव था। जड़ी बूटियां प्राप्त करने के बाद आर्यन वहां अब और नहीं रुकना चाहता था। एक रात बहुत छोटी थी, उसके पास अभी भी बहुत सारे काम थे। लेकिन महाजन ने उसे रोका और धीमी आवाज में पूछा, छोटे दोस्त, मुझे सच बताना, क्या आपने ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन फिर से जागृत कर ली है? ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन? आर्यन ने संदेह में पूछा। आप क्यों पूछ रहे हैं? महाजन ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं जो पूछ रहा हूं। पूरा फायर ग्लास शहर अनुमान लगा रहा है कि आपने ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन फिर से जागृत कर ली है। तीनों स्तंभ, यहाँ तक कि शाही परिवार भी सोचता है कि आपने फिर से अपनी ब्लडलाइन जागृत कर ली है, वरना आप लेवल 5 के डिमन बीस्ट को कैसे मार पाते? इसके अलावा आप सर्वजीत सिंह को खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? मुझे सच बताओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कि आपने ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन फिर से जागृत कर ली है। आर्यन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और उसने जवाब देते हुए कहा, अंदाजा लगाइए। महाजन ने कहा, मुझे लगता है कि आप ठीक हो गए हैं, वरना आप इतनी आसानी से गोलियां और तालिस्मानी तकनीकों को कैसे विकसित कर सकते हो?
यह सब ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन की वजह से होना चाहिए। मैंने सुना है कि ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन एक सर्वोच्च ब्लड लाइन है। चाहे वो मार्शल आर्ट, हकीम कौशल या तालिस्मान का रास्ता हो, उन सभी में यह बहुत अधिक मददगार साबित होती है, जिससे लोग आकाश में उड़ सकते हैं। फायर वुल्फ घाटी में प्रवेश करने से पहले आप केवल युद्ध मास्टर थे, लेकिन अब आप एक युद्धात्मा रैंक के योद्धा बन चुके हो। क्या यह ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन जागृत करने के कारण नहीं है? पूरे फायर वुल्फ राजवंश में ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन सर्वोच्च ब्लड लाइन थी और पूरे तरंग महाद्वीप पर 10 सर्वोच्च ब्लड लाइन में से एक थी। जिन लोगों के पास इस तरह की ब्लड लाइन थी, वो सभी युद्ध के तरीके में अद्वितीय प्रतिभाशाली थे। चाहे वो कल्टीवेशन हो या कुछ और करना हो, वो इसके पीछे के गहन अध्ययन और वास्तविक अर्थ को जल्दी से समझने में सक्षम होंगे। वो हमेशा दूसरों से एक कदम आगे होंगे। आर्यन में हाल ही में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन सभी लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि उसकी ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन फिर से जागृत हो चुकी है। अन्यथा इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है? आज युद्ध मैदान में जो हुआ, उसने इस बात को और भी अधिक साबित कर दिया था। आर्यन ने अपने दिल में हंसते हुए कहा, क्या सच में ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन इतनी शक्तिशाली है? भले ही यह एक ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन हो, जो पूरे तरंग महाद्वीप पर सबसे अधिक शक्तिशाली 10 ब्लड लाइन में से एक है, फिर भी इसकी तुलना मेरे ब्यूरियल सिस्टम से नहीं की जा सकती। फिर आर्यन ने महाजन से हंसते हुए कहा, आपको कल पता चल जाएगा। क्या सच में आर्यन की ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन जागृत हो चुकी थी? आखिर आर्यन ऐसा क्या करने वाला था एरिना फाइट में, जो उसने एल्डर महाजन से कहा कि आपको कल पता चल जाएगा? महाजन एक पल के लिए चौंक गया, फिर हंसा, आप अभी भी मुझे अंधेरे में रख रहे हैं। ठीक है, मैं अब और नहीं पूछूंगा। हालांकि मुझे आपको कुछ याद दिलाना है। कल प्रजापति परिवार, ब्रह्मा परिवार, वैदिक परिवार और शाही परिवार व्यक्तिगत रूप से आपके सिंह परिवार के एरिना में फाइट देखने के लिए मौजूद होंगे। उनका लक्ष्य बहुत सरल है। वो जानना चाहते हैं कि क्या आपने वास्तव में ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन को फिर से जागृत कर लिया है या नहीं। आर्यन का दिल बैठ गया और उसने सख्त लहजे में कहा, क्या वो लोग फिर से मेरी ब्लड लाइन को नष्ट करना चाहते हैं और मेरी पंसलियों को तोड़ना चाहते हैं? महाजन ने कहा, मुझे डर है कि मैं इस बार आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। धन्यवाद एल्डर महाजन, और आपका भी धन्यवाद पैवेलियन मास्टर। यह कहकर आर्यन ने अपनी मुट्ठी कस ली और जल्दी से वहां से निकल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिंह परिवार की वार्षिक पारिवारिक परीक्षा इतने लोगों को आकर्षित करेगी। तीनों स्तंभ और शाही परिवार उसकी हत्या करना चाहते थे। अब क्योंकि उसने एक लेवल 5 के डिमन बीस्ट का सिर कलम कर दिया था, तो वो उससे डरने लगे थे। अगर सच में उसने ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन जागृत कर ली है, तो वो कभी भी उसे छू तक नहीं पाएंगे। रास्ते में आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसकर जकड़ ली और अपने दिल में सोचा, तीनों स्तंभ और शाही परिवार, अब तुम्हारे अच्छे दिन जल्द जाने वाले हैं। बस मेरा कुछ दिन और इंतजार करो, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्यन के जाने के बाद आर्यध्वज हॉल की अमृत दुकान में महाजन ने सम्मानपूर्वक कहा, मिस, ऐसा लगता है कि वो जानता था कि आप ही थी जिन्होंने स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों को उसकी रक्षा के लिए फायर वुल्फ घाटी में भेजा था। मेघना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मानना था कि आर्यन ने इसका अनुमान लगाया होगा और उसने जानबूझकर इसे नहीं छिपाया। यह और भी बेहतर था अगर आर्यन को इसके बारे में पता था, तो अब वो आर्यध्वज हॉल की दयालुता को हमेशा याद रखेगा। अभी उसे इनमें से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेघान ने रात के अंधेरे आसमान को देखा और खुद से कहा, क्या उसने सच में ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन को जागृत कर लिया है? गलत। महाजन को एक पल के लिए भी समझ नहीं आया कि जवाब कैसे दिया जाए। मेघना की भौहें थोड़ी हिल गईं और उसने कहा, एल्डर महाजन, जाओ और व्यवस्था करो, मैं कल सिंह परिवार में जाऊंगी। महाजन चौंक गया और उसने कहा, मिस, मुझे डर है कि यह अच्छा नहीं है। आर्यध्वज हॉल के नियम। मेघना ने कहा, मैं आर्यध्वज हॉल के नियमों को अच्छे से जानती हूँ। मैं सिर्फ वहाँ एक नजर डालने जा रही हूँ। मैं बिल्कुल भी सिंह परिवार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। महाजन ने तुरंत पूछा,
क्या आप बूढ़े ब्लैक को सूचित करना चाहती हैं? मेघना ने कहा, आप पर निर्भर है। स्वर्ग संप्रदाय, फायर ग्लास शहर, हेवन सेक्ट शाखा। बड़ी बहन, मुझे अभी खबर मिली कि तीनों स्तंभ और शाही परिवार कल एरिना फाइट देखने के लिए सिंह परिवार जा रहे हैं, तारा ने गुस्से में कहा। मेघा हंसी, क्या एरिना फाइट? वो सिर्फ वहां यह जानने के लिए जाना चाहते हैं कि क्या आर्यन ने अपनी ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन जागृत की है या नहीं। तारा हैरान रह गई और उसने गुस्से में कहा, अगर ऐसा है तो आर्यन की ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन जागृत बात पता चलने के तुरंत बाद वो उसकी हत्या करने की कोशिश करेंगे। मुझे उनसे घृणा महसूस होती है, कमीने कहीं के। फिर उसने आगे कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या आर्यन खतरे में नहीं है? शायद, वर्षा ने गंभीर लहजे में कहा। ऐसा है तो मैं उसकी रक्षा करूंगी, तारा ने तुरंत कहा। इस बार वर्षा और तारा पूरी तरह से एकजुट थी। वर्षा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तारा मेघा के पास गई और पूछा, बड़ी बहन आपका क्या? मेघा ने आर्यन की असली ताकत फायर वुल्फ घाटी में देख ली थी, इसलिए उसने अपने दिल में सोचा कि आर्यन की शक्तियों के हिसाब से उसे उनकी सुरक्षा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। लेकिन मेघा ने उसे पूरे एक दिन एक रात से नहीं देखा था, तो उसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन महसूस करने लगा था, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। बड़ी बहन आप बहुत दयालु है, तारा खुशी से उछल पड़ी। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी पकड़ ली और कहा, अगर कोई कल उस कमीने को धमकाने की हिम्मत करेगा तो मैं निश्चित रूप से उसे सबक सिखाऊंगी। हम वर्षा ने उसे चिढ़ाया, छोटी बहन तुम क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रही हो? आह, तारा का चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, केवल हम ही उस कमीने को परेशान कर सकते हैं, किसी और को अनुमति नहीं है। रूबी वापस घर पहुंचने के बाद आर्यन चिल्लाया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। आर्यन हैरान रह गया, फिर वो और जोर से चिल्लाया, रूबी। यंग मास्टर, एक हल्की सी आवाज आई। जब आर्यन घर के अंदर पहुंचा तो उसने रूबी को अंदर बैठे हुए देखा, लेकिन उसके बगल में कोई और भी बैठा था, एक नकाबपोश लड़की। यह नकाबपोश लड़की कोई और नहीं बल्कि डार्किंग्स संगठन की हत्यारी थी। आर्यन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने अगले ही पल विंड शैडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही वो उनकी ओर भागा। जब हत्यारन लड़की ने यह देखा तो उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे एक कदम बढ़ाने का परिणाम क्या होगा? अगर तुमने उसे एक खरोंच भी पहुंचाई तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। आर्यन का गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच गया था। रूबी एकमात्र इंसान थी जिसकी वो इस दुनिया में फिक्र करता था, इसलिए उसे छूने की इजाजत किसी को नहीं थी। चोट पहुंचाने की बात तो दूर की बात थी। हत्यारन लड़की ने ठंड स्वर में कहा, ओह, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है। रूबी ने चिंता से कहा, यंग मास्टर मैं ठीक हूँ, इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। आर्यन ने रूबी के शरीर को देखा और पुष्टि की कि कोई चोट नहीं है। फिर हत्यारन लड़की को देखा और कहा, तुम्हें केवल मुझे मारना है, इसलिए उसे जाने दो, तुम मुझे मार सकती हो। रूबी ने तुरंत कहा, नहीं, तुम यंग मास्टर को चोट नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम मारना चाहती हो तो मुझे मार दो। आर्यन ने गुस्से में कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर तुमने उसे छुआ तो तुम यहीं मर जाओगी। तुम्हारा निशाना मैं हूँ, बस आओ और मुझे मार डालो। रूबी चिंता से रोने लगी। अचानक हत्यारन लड़की की आकृति भूत की तरह हिली और उसकी ठंडी तलवार चली, जिसका निशाना आर्यन के भौहों के बीचों बीच था। रूबी घबराहट में चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत करो। आर्यन बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ा था। ठंडी तलवार उसके माथे से आधा सेंटीमीटर दूर रुक गई। हत्यारन लड़की थोड़ी हैरान हुई और बोली, तुम्हें मौत का डर नहीं है? आर्यन ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे डर लगता है, मुझे किसी और की तुलना में मृत्यु से अधिक डर लगता है, लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ है। उसका जीवन मेरी तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हत्यारन लड़की ने थोड़ी उलझन में कहा, यह सिर्फ एक छोटी नौकरानी लड़की है, वो बस थोड़ी ही सुंदर है।
क्या तुम्हारे लिए उसकी जान खुद की जान से ज्यादा प्यारी है? आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हाँ, क्योंकि रूबी पहली ऐसी इंसान थी जिसने इस दुनिया में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। इसके अलावा वो आर्यन के लिए अपने बहुमूल्य शरीर का बलिदान करने के लिए भी तैयार थी। उसी क्षण से आर्यन ने कसम खाई कि अगर वो मर भी गया तो भी वो इस मूर्ख लड़की की रक्षा करेगा। तभी हत्यारन लड़की के बाजू से अचानक खून टपकने लगा। आर्यन हैरान रह गया। क्या तुम घायल हो? इससे पहले हत्यारन लड़की कुछ जवाब दे पाती, वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। आर्यन ने देखा कि हत्यारन लड़की की छाती पर तलवार का घाव था। शायद कोई धारदार तलवार उसके शरीर में घुसी थी और चोट बेहद गंभीर थी। आर्यन ने तुरंत रूबी से कहा, रूबी तुम इसके घावों को साफ करो, तब तक मैं इसके लिए एक हीलिंग पिल बनाता हूँ। उसके पास एक भी हील पिल नहीं बची थी, इसलिए वो उसे तुरंत बनाने चला गया। कुछ मिनट बाद फर्नेस से एक उच्च गुणवत्ता वाली हील पिल निकली, जिसे उसने जल्दी से पकड़ा और तुरंत रूबी को सौंप दिया। आर्यन अंदर जाना चाहता था और एक नजर डालना चाहता था, लेकिन दरवाजे के बाहर रूबी खड़ी थी और उसने कहा, यंग मास्टर, उसका घाव छाती पर है। अगर आप जैसा कोई आदमी उसे देखेगा तो वो भविष्य में दूसरों का सामना कैसे करेगी? आर्यन ने दरवाजे की दरार से देखा और उसकी नजर हत्यारन लड़की के आधे सीने पर गई। ओह, यह बहुत बड़ा है। यंग मास्टर, रूबी ने गुस्से में उसके पैर पर अपना पैर मारा और तुरंत अंदर चली गई। अरे, मैं तो घाव की बात कर रहा था, आर्यन ने लंगड़ाते हुए कहा। इसके बाद उसने अपने शरीर में शक्तियों को बहाया और खुद को शांत किया और फिर से गोली बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला था और आज रात का समय बहुत छोटा था, इसलिए उसने कल की एरिना फाइट के लिए तैयारी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसके दिमाग में लगातार सिस्टम की आवाजें गूंजने लगी। आर्यन, तुम्हें एक उच्च गुणवत्ता वाली हील पिल बनाने के लिए 100 EXP पॉइंट्स, 10 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन, तुम्हें एक उच्च गुणवत्ता वाली हील पिल बनाने के लिए 100 EXP पॉइंट्स, 10 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। एक उच्च गुणवत्ता वाली हील पिल बनाना अब आर्यन के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी, लेकिन हीरकुंडी गोली की सफलता दर अभी भी ज्यादा नहीं थी। उसकी अभी भी केवल 50% सफलता दर थी। आर्यन को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा जैसे कि नुस्खे में कोई गड़बड़ थी। ऐसा नहीं था कि महाजन ने उसे जो गोली का नुस्खा दिया था वो गलत था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि इस्तेमाल होने वाली दर्जन भर जड़ी बूटियों के बीच कुछ ऐसी जड़ी बूटियां थी जो नुस्खे में नहीं होनी चाहिए थी। आर्यन ने कुछ देर के लिए उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन वो असमर्थ था। फिर उसने इसे पुराने नुस्खे से बनाना जारी रखा। पुराने नुस्खा मतलब महाजन का दिया हुआ नुस्खा ही है, लेकिन जो उसने उसमें कमी ढूंढने के लिए बदलाव करने की कोशिश की उसे छोड़ दिया। आधी रात बीत गई। आर्यन के दिमाग में एक बार फिर सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, बधाई हो, तुम अब रैंक 6 के हकीम बन चुके हो, इसलिए तुम्हें 500 EXP पॉइंट्स, 50 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 50 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। यंग मास्टर, वो जाग रही है, वो जाग रही है। रूबी अचानक बाहर भागी और चिल्लाई। आर्यन ने तैयार गोलियों को देखा और पाया कि वो कल के लिए पर्याप्त थीं। फिर वो घर में अंदर गया और कहा, रूबी, उससे दूर रहो। सावधानी बरतना मतलब खुद की जान की रक्षा करना। इसलिए आर्यन ने रूबी को उससे दूर हटने के लिए बोला था और वो पहले ही अपनी वज्र शील्ड को सक्रिय कर चुका था। भले ही वो लड़की घायल थी, लेकिन थी तो वो डार्किंग्स संगठन की एक हत्यारी। आर्यन मूर्ख नहीं था जो अपनी जान खुद की बेवकूफी से गवा देता, इसलिए सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं थी। अब अगर वो उस पर अपनी तलवार से वार भी कर दे, उसके लिए उसे चोट पहुंचाना मुश्किल होगा। रूबी ने कहा, यंग मास्टर, अगर वो आपको और मुझे मारना चाहती तो उसके पास पहले ही मौका था, इसलिए वो अब ऐसा नहीं करेगी। वो बहुत दयालु थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे, वो हमेशा उनके बारे में अच्छा सोचती थी। अगर किसी ने अभी उसे मारने की कोशिश भी की तो भी उसे कोई शिकायत नहीं होगी। रूबी वास्तव में बहुत मासूम और दयालु थी।
आर्यन बिस्तर के करीब गया और देखा कि उस लड़की का मुंह अभी भी नकाब से ढका हुआ था। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें किसने घायल किया, क्योंकि तुम फायर वुल्फ घाटी में तो घायल नहीं हुई थी। यह अजीब था, मेघा और उसकी दोनों बहनों ने भी उसका पीछा नहीं किया था, तो वो कैसे घायल हो सकती थी। हत्यारन लड़की ने उसकी स्थिति को समझा और आर्यन से कुछ भी नहीं छिपाया और कहा, मेरा असली मास्टर। वो आर्यन ने गुस्से में कहा, तुम कह रही हो कि फायर ग्लास शहर में डार्किंग्स संगठन का एक और हत्यारा है। हत्यारन लड़की ने कहा, डार्किंग्स संगठन? वो खुद पर हंसी और आगे कहा, हम डार्किंग्स संगठन के हत्यारे बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन डार्किंग्स संगठन में जाना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। डार्किंग्स संगठन का हत्यारा नहीं है। फिर तुम लोग कौन हो? आर्यन ने पूछा। हत्यारन लड़की ने जवाब देते हुए कहा, हम डार्किंग्स संगठन के हत्यारे होने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह हमें बहुत अधिक कीमत मिल जाती है। क्या? तुम लोग तो बहुत चालाक हो। आर्यन प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका और अपने मन में सोचा, मुझे भी कुछ अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए डार्किंग्स संगठन का हत्यारा बन जाना चाहिए। हत्यारन लड़की बुरी तरह से हंसी। मुझे डर नहीं है कि तुम मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन यह पहली बार है जब हमने डार्किंग्स संगठन का हत्यारा होने का नाटक किया है, क्योंकि तुम्हारे सिंह परिवार के ग्रेट एल्डर द्वारा दी गई कीमत बहुत आकर्षक थी। 5 करोड़ सोने के सिक्के। 5 करोड़? वाह, यह कमीना सर्वजीत सिंह सच में सिंह परिवार के पैसे को गंभीरता से नहीं लेता है। आर्यन ने चुपके से अपनी जीभ दबा ली और पूछा, 5 करोड़? यह मुझे अकेले मारने की कीमत तो नहीं हो सकती है ना? हत्यारन लड़की ने जवाब देते हुए कहा, इसमें सिंह परिवार के वर्तमान कुलपति नंदिश को निपटाने की भी कीमत शामिल थी, लेकिन योजना बदल गई है और अब 5 करोड़ का इनाम का केवल अकेले तुम्हें मारने के लिए है। इसलिए सर्वजीत सिंह चाहता है कि तुम एरिना फाइट में ही मर जाओ। आर्यन ने हंसते हुए कहा, वास्तव में वो कमीना अभी भी चाहता है कि मैं एरिना फाइट के दौरान ही मर जाऊं, ताकि सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएं। इसके बाद आर्यन ने पूछा, लेकिन तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि तुम घायल कैसी हुई। हत्यारन लड़की ने अपने होंठ काटे और कहा, मैं अपने मिशन में विफल हुई थी और सर्वजीत सिंह को लगा कि उसका भांडा फूट जाएगा, इसलिए उसने मेरे मास्टर को मुझे मारने का आदेश दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कमीना मास्टर वास्तव में मुझ पर हमला करेगा, लेकिन मैं सौभाग्य से उससे बच निकली। फिर मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ आ गई। मैं मूल रूप से अपने मिशन को पूरा करना चाहती थी, लेकिन मैं अब यह नहीं करना चाहती। क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकती हूँ? जब तक मैं जिंदा रहूंगी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हत्या, आगजनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी घृणित और गंदा कर सकती हूँ। आर्यन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, कल तो तुम्हारा मास्टर मुझे एरिना में मार देगा, फिर मेरे जैसे मरे हुए इंसान के लिए काम करने का क्या मतलब है? तुम नहीं मरोगे। हत्यारन लड़की ने आर्यन को गंभीरता से देखा और कहा, मैंने देखा कि तुमने आदमखोर किंग कांग एप को कैसे मारा। उस तरह की खतरनाक शक्तियों के साथ तुम्हें कोई नहीं मार सकता। यह भी एक कारण है कि मैं यहाँ आई थी। आर्यन की भौहें सिकुड़ गई। उसकी आंखों में हत्या के इरादे का एक निशान दिखाई दिया। उसका रहस्य लड़की के सामने उजागर हो चुका था, इसलिए वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। हत्यारन लड़की ने आर्यन के शरीर से ठंडी और उदास आभा महसूस की और तुरंत कहा, मैंने वास्तव में इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में भी एक शब्द तक नहीं कहा। और मेरे मास्टर निश्चित रूप से आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सिंह परिवार के किसी योद्धा का रूप धारण करेंगे। इसके अलावा उसके पास एक हवा भंवर नाम की गुप्त तकनीक है। यह एक अत्यंत भयावह तकनीक है। उसकी दोनों हथेलियों पर हवा का एक भंवर दिखाई देगा और एक बार जब यह आपकी नसों को छू लेगा तो यह थोड़े समय के लिए पक्षाघात का कारण बन जाएगा और आप तुरंत मारे जाएंगे। आर्यन का दिल कांप उठा और वो हल्के से हंसा। जब तुम अपने मास्टर को इस तरह धोखा दे सकती हो तो तुम मुझे भी धोखा दे सकती हो। फिर तुम्हें अपने साथ रखने का क्या फायदा? हत्यारन लड़की हैरान रह गई। उसने आर्यन की आंखों में देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा,
वो मुझे मारना चाहता है और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। अगर मैंने उसे धोखा नहीं दिया और उसे मारा नहीं तो वो निश्चित रूप से मुझे मार डालेगा। अब कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो इसे आर्यन से छिपा नहीं सकती थी। रूबी ने हत्यारन लड़की को देखा और कहा, यंग मास्टर, आप उसे साथ रख लीजिए। उसे देखो, वो बहुत बेचारी है। उसके माता पिता और पूरे परिवार को मार दिया गया था और वो बदला लेने के लिए रहती है। उसे बचपन से ही धमकाया जाता रहा है। यह बहुत दयनीय है। आर्यन हंस पड़ा। क्या यह जो कुछ कहेगी तुम उस पर आंख बंद कर विश्वास कर लोगी? रूबी ने सिर हिलाया और कहा, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। आर्यन ने कहा, मैं रूबी नहीं हूँ जो तुम्हारे कुछ आंसू और शब्दों के कारण तुम पर विश्वास कर लूंगा। एरिना फाइट के बाद मैं तय करूंगा कि तुम्हें साथ रखना है या फिर नहीं। दरअसल आर्यन ने पहले ही फैसला कर लिया था। उसे अपने साथ एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसके लिए कुछ भी कर सकता हो, लेकिन वो विश्वास पात्र भी होना चाहिए, जो आर्यन को अभी उस पर नहीं था। कल के बाद अगर उसने जो कुछ कहा वो सच निकला तो वो उसे अपने साथ रखेगा। अगली सुबह जैसे ही आसमान रोशन हुआ, सिंह परिवार का युद्ध कला अभ्यास मैदान जीवंत हो गया। सिंह परिवार के योद्धा और फायर ग्लास शहर के कुलीन वर्ग लोग सुबह सुबह ही युद्ध कला अभ्यास मैदान में पहुंच चुके थे। विशाल युद्ध कला अभ्यास मैदान इस हद तक खचाखच भरा हुआ था कि पानी की एक बूंद भी नहीं गिर सकती थी। सिंह परिवार के इतिहास में यह पहली बार था कि मैदान इतना भरा हुआ था। यह सभी लोग आज यहाँ केवल आर्यन के कारण से आए थे। वो देखना चाहते थे कि वास्तव में आर्यन ने अपनी ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन जागृत की थी या नहीं। ड्रैगन गॉड योद्धा की शक्तियाँ कुछ ऐसी थी जिसे हर कोई देखना चाहता था। क्या तुम्हें पता है कि हमारे यंग मास्टर ने उस लेवल 5 के डिमन बीस्ट को मारा था और उन्होंने केवल उसे अपने एक हाथ से मारा था। हमारे यंग मास्टर की ताकत असीम है और वो युद्ध आत्मा रैंक के योद्धा को आसानी से कुचल सकते हैं। अब यंग मास्टर के होते हुए हमें कोई नहीं धमका सकता है। विराट और अन्य लोगों ने हर किसी को देखकर डींग मारी। चाहे वो सच हो या ना हो, उन्हें आर्यन की शक्तियों और उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं था। इसके अलावा वो सबसे ज्यादा उत्साहित इस बात से थे कि आदमखोर किंग कॉन्ग एप का सिर अभी भी युद्ध कला अभ्यास मैदान के बीच में रखा हुआ था। मैदान में प्रवेश करने वाला हर कोई उसे एक नजर से देख सकता था, जिसे देख वो अपने दिलों में अतुलनीय रूप से डर महसूस करने लगते। यह एक बेहद भयावह दृश्य था। यह आर्यन की ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन जागृत होने की बात को सुनिश्चित कर रहा था। अचानक पूरे मैदान में शोर मचने लगा। देखो, श्रीधर प्रजापति आ गया है। श्रीधर प्रजापति अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ युद्ध कला के अभ्यास मैदान में आया। उसके पीछे प्रजापति परिवार के कुछ योद्धा थे, जिनमें रजत भी शामिल था। रजत श्रीधर प्रजापति का इकलौता बेटा था। वो फायर ग्लास शहर की युवा पीढ़ी का एक प्रतिभाशाली योद्धा भी था और शाही परिवार द्वारा उसकी बहुत सराहना की गई थी। रजत ने युद्ध कला अभ्यास मैदान में कदम रखा और जोर जोर से हंसने लगा, फिर तिरस्कार से कहा, आह, सिंह परिवार के पास अभी भी एक निम्न स्तर का युद्ध कला अभ्यास मैदान है, इतना खरा। सिंह परिवार के कई योद्धा नाराज हो गए। श्रीधर प्रजापति ने कहा, रजत, अशिष्ट मत बनो। कुछ शब्द तुम्हें दिल में रखने चाहिए, तुम उन्हें जोर से नहीं कह सकते। इसके बाद उसने एक आंख मारी। रजत ने हंसते हुए कहा, ठीक है पिताजी, मैं समझ गया। कल्याण सिंह व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए आया और कहा, प्रजापति परिवार का स्वागत है। श्रीधर जी, मुझे माफ करना जो मैं आपका अच्छे से स्वागत नहीं कर पाया। श्रीधर प्रजापति ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, भाई कल्याण सिंह, आप बहुत विनम्र हैं। हम आज यहाँ सिर्फ सिंह परिवार के योद्धाओं को देखने के लिए हैं, ताकि हमारे प्रजापति परिवार के योद्धा भी उनसे कुछ सीख सकें। फिर उसने पीछे मुड़कर प्रजापति परिवार के योद्धाओं से कहा, सिंह परिवार एक ऐसा परिवार है जो 10,000 वर्षों से फायर ग्लास शहर में मजबूती से खड़ा है। सिंह परिवार के सभी योद्धा एलिट हैं, तुम सभी को उनसे कुछ सीखना चाहिए। रजत ने जवाब देते हुए कहा,
पिताजी, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन मैंने सुना है कि पिछले कुछ वर्षों में सिंह परिवार की प्रतिभा खत्म हो गई है और कोई भी उत्कृष्ट योद्धा नहीं है। कल्याण सिंह की भौहें फड़क उठी। श्रीधर प्रजापति ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बेटे का मुंह बड़ा है, कृपया उसे माफ कर दीजिए भाई कल्याण। कल्याण सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कृपया आप लोग इस तरफ आइए, हमने आपके लिए एक वीआईपी सीट प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीधर प्रजापति हंस पड़ा और अपने मन में सोचने लगा, सिंह परिवार, 10,000 साल, मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर हैं। रजत भी हंस पड़ा और उसने धीरे से श्रीधर से कहा, पिताजी, यह सिंह परिवार इतना घटिया है कि मुझे इन्हें देखकर हंसी आती है। पता नहीं यह लोग 4 स्तंभों में से एक कैसे बन गए। श्रीधर प्रजापति ने भी धीरे से कहा, सिंह परिवार को कम मत समझो, वास्तव में सिंह परिवार के भयानक लोग अभी तक सामने नहीं आए हैं। पिताजी, क्या आप सिंह परिवार के ग्रैंड एल्डर की बात कर रहे हैं? रजत ने पूछा, फिर आगे कहा, मैंने सुना है कि सिंह परिवार का ग्रैंड एल्डर बंद दरवाजे के पीछे एकांत में है, इसलिए भले ही सिंह परिवार पर आसमान टूटकर गिर जाए, वो बाहर नहीं आएगा, इसलिए उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीधर प्रजापति की आंखें चौड़ी हो गईं। रजत ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं बोला। तभी मैदान में एक बार फिर शोर मचने लगा। राजकुमार रत्न सिंह आ गया है, देखो उनके साथ राजकुमारी इरा भी है। हाँ, वो फायर ग्लास शहर की नंबर 1 सुंदरता है। आह यार, दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? उसके बगल में देखो, वो लड़का कौन है? क्या इरा सिंह परिवार के यंग मास्टर की मंगेतर नहीं है? हद है, इस समय वो लोग सिंह परिवार में हैं, फिर वो ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? क्या वो सिंह परिवार को कुछ नहीं समझते? मैदान में सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे थे। पूरे फायर ग्लास शहर में हर कोई जानता था कि इरा आर्यन की मंगेतर थी। फिर इसका क्या मतलब था कि वो एक लड़के का हाथ पकड़कर सिंह परिवार में आ रही थी? क्या वो सिंह परिवार का अपमान नहीं कर रही थी? इसका एक ही अर्थ था कि वो जानबूझकर सिंह परिवार को परेशान कर रही थी। इसके अलावा वो लोग हंसते हुए ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कोई प्रेमी जोड़ा हो। उन्हें सिंह परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इससे सिंह परिवार के कई लोग नाखुश हो गए, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सिंह परिवार के ग्रैंड एल्डर और कुलपति दोनों ही बंद दरवाजे के पीछे एकांत में थे और ग्रेट एल्डर सर्वजीत सिंह तो खुद आर्यन से निपटने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा था। फिर इस समय आर्यन के लिए कौन खड़ा होता? यह सिंह परिवार और आर्यन के चेहरे पर एक और थप्पड़ लगने जैसा था। तभी ब्रह्मा परिवार नारद ब्रह्मा आ गए हैं। नारद ब्रह्मा के पीछे ब्रह्मा परिवार के योद्धाओं की 2 पंक्तियां चल रही थी। नारद ब्रह्मा पूरी तरह से सशस्त्र था, जैसे कि वो कोई युद्ध लड़ने जा रहा था। उसे देख कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो यहाँ एरिना फाइट देखने आया हो। वो सिंह परिवार को एक युद्ध के मैदान के रूप में मान रहा था। यह सिंह परिवार के चेहरे पर एक और थप्पड़ था। आखिर में वैदिक परिवार दिखाई दिया, लेकिन जमाल खुद नहीं आया था, उसकी जगह उसका बेटा हेवंत आया था। मैदान में सभी लोगों ने स्वागत में सिर झुकाया। हेवंत की आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति उमड़ पड़ी और कहा, यह राजकुमार यहाँ केवल एरिना फाइट देखने के लिए आया है, बस मेरे साथ भी एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। इसके बाद वीआईपी सीट पर बैठने के बाद हेवंत ने उन्मादी लहजे में कहा, कल्याण सिंह, मुझे बताओगे कि यहाँ पवित्र चाय क्यों नहीं है? कल्याण सिंह का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने कहा, महामहिम, हम वास्तव में कौन सा मूर्ख परिवार या फिर 4 स्तंभों में से कौन सा ऐसा परिवार है जो अपने मेहमानों के लिए पवित्र चाय नहीं रखवाएगा? यहाँ तक कि एक निचले स्तर की भी पवित्र चाय मौजूद नहीं है। सिंह परिवार है, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम अपना नाम बदलकर कुत्ते का परिवार रख लो, हेवंत ने तिरस्कार से कहा। कल्याण सिंह ने अंदर ही अंदर गुस्से की घूंट पी ली और अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। वो आज आर्यन से निपटने के लिए यहाँ आए था। वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर सिंह परिवार का पहले जैसा रुतबा होता
तो वो ऐसा कहने की कभी हिम्मत नहीं करता, इससे पहले ही उसका सिर धड़ से अलग हो चुका होता। तीनों स्तंभ और शाही परिवार ने सिंह परिवार के चेहरे पर एक भयंकर थप्पड़ मारा था। मैदान में मौजूद सभी लोगों के बीच उनकी नाक कट चुकी थी। सिंह परिवार की ताकत अब पहले जैसी नहीं बची थी, उनकी प्रतिभा सूख गई थी और वो आपस में लड़ रहे थे। सिंह परिवार के लिए फिर से पहले जैसा रुतबा और ताकत हासिल करना नामुमकिन था। यह विशाल परिवार जो हजारों वर्षों से खड़ा था, शायद इस दुनिया से गायब होने वाला था। सिंह परिवार के कई लोगों के दिलों में आग का गोला जल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। इस वक्त सिंह परिवार की हालत बहुत बदतर थी। कल्याण सिंह भी अपने दिल में बेहद दुखी था, इसलिए उसने सर्वजीत सिंह से पूछा, भाई यह बहुत ज्यादा है, क्या हम ऐसे ही चुप रहेंगे? सर्वजीत सिंह ने इस सब की परवाह नहीं की, इसके बजाय उसने पूछा, क्या सब कुछ तैयार है? उसका मानना था कि जब तक वो सिंह परिवार का कुलपति नहीं बन जाता, तब तक वो परिवार को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। कल्याण सिंह ने सिर हिलाया और कहा, योजना के अनुसार सब कुछ तैयार है। मैदान में सभी 16 योद्धा हमारे लोग हैं, सिवाय आर्यन के। इसके अलावा हत्यारे की भी व्यवस्था कर ली गई है। ठीक है, सर्वजीत सिंह उत्साह से हंसा। आर्यन, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। अचानक एक बार फिर पूरे मैदान में हंगामा मच गया। यंग मास्टर आ गए हैं। उसी समय विराट और सिंह परिवार के अन्य शाही योद्धा खड़े हो गए। उन सभी ने रक्षक कवच पहना हुआ था और हाथों में ड्रैगन के आकार का स्टील का भाला पकड़ा हुआ था, जो हिंसक रूप से हिल रहा था। हुश हुश हुश। 18-18 की 2 पंक्तियों में चलते हुए उन सभी ने आर्यन की ओर रुख किया। उन्होंने जो भी कदम उठाया, उसके प्रभाव से मैदान में सभी आवाजें दब गई। वो आर्यन के नजदीक गए और घुटने टेकते हुए उन सभी ने एक स्वर में चिल्लाया, स्वागत है यंग मास्टर। क्या आर्यन चुपचाप सह लेगी सिंह परिवार का अपमान, या फिर देगा वो भी मुंह तोड़ जवाब? यह अज्ञात था कि यह तीनों स्तंभ और शाही परिवार के अपमान के कारण था, या फिर सर्वजीत सिंह ने कुछ नहीं किया उसकी वजह से था। लेकिन मैदान में मौजूद सिंह परिवार के सभी योद्धा एक साथ खड़े हुए और एक स्वर में घुटने टेककर चिल्लाने लगे, स्वागत है यंग मास्टर। इस बार आवाज आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। तीनों स्तंभों और शाही परिवार के लोगों के शरीर एक पल के लिए कांप गए थे। सर्वजीत सिंह का चेहरा तो काला पड़ चुका था। उसकी आंखें भयावह हो गईं, उसके दांत तेज तेज किटकिटाने लगे। जब उसने भीड़ में मौजूद आर्यन को देखा तो उसके दिल में हत्या का इरादा और भी मजबूत हो गया। आर्यन भी चुपके से हैरान रह गया और उसने शांति से कहा, आप सभी उठो। धन्यवाद यंग मास्टर। विराट और अन्य योद्धाओं ने उठते हुए एक बार फिर एक स्वर में चिल्लाया। यह दृश्य सिंह परिवार की सेना की समीक्षा जैसा था। कितना प्रभावशाली, रजत ने तिरस्कार से कहा। एक अपंग एकमात्र कचरे ने ऐसा कैसे किया? उसने लोगों का दिल खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च किया होगा? उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन कई लोगों ने इसे सुना। विराट तुरंत चिल्लाया, रजत प्रजापति, कृपया अपनी जुबान को संभाल कर बात करें। अगर आपने एक बार फिर से यंग मास्टर को कचरा कहा, तो सिंह परिवार की शाही सेना को अभद्र होने के लिए दोष मत देना। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, सिंह परिवार के शाही योद्धाओं ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, हाँ। रजत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? अगर मैंने उसे कचरा कहा तो इसमें क्या बुराई है? क्या वो एक बेकार इंसान नहीं है? पंसलियां टूट गई हैं, नसें और नसें स्थिर हैं, और यहाँ तक कि ड्रैगन ब्लड भी निकाला जा चुका है। क्या इस तरह के इंसान को बेकार कहना गलत है? एक और अपमान। विराट का स्टील का भाला कांप रहा था। सिंह परिवार के शाही योद्धा भी एकजुट हो गए। रजत और जोर से हंसा और तिरस्कार से कहा, क्या तुम लोग मुझे डराना चाहते हो? आओ आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे सिंह परिवार के इन शाही कुत्तों में कितनी ताकत है। उसी समय आर्यन आगे आया और अपने हाथ से विराट के कंधे को दबाते हुए शांत किया। फिर वो पलटा और हंसते हुए श्रीधर प्रजापति से कहा, श्रीधर, तुम सिंह परिवार में एक कुत्ता क्यों लाए हो?
रजत तुरंत गुस्से में आग बबूला हो गया और वो खड़ा होकर चिल्लाया, आर्यन तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? आर्यन ने हंसते हुए कहा, रजत मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अलावा यहाँ प्रजापति परिवार से कोई और कुत्ता मौजूद है। मुझे लगता है कि तुम अपनी मौत को गले लगाना चाहते हो। रजत गुस्से में पागल हो गया। वो आगे की ओर कूदा और हवा में उड़ गया, फिर आर्यन की ओर मुक्का मारा। जंगली बाघ की गर्जना। वहां एक बाघ की तेज गर्जना सुनाई दी और रजत का खतरनाक मुक्का सीधे आर्यन की ओर बढ़ने लगा, जो बेहद खतरनाक ठंडी शक्तियों से भरा हुआ था। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो सिंह परिवार के यंग मास्टर पर हमला करने की कोशिश की, तुम मरने के लायक हो। जैसे ही आर्यन ने यह कहा, उसने हवा में छलांग लगाई और अपना दाहिना हाथ हिलाया। पहाड़ तोड़ मुक्का। अगले ही पल दोनों मुक्के आपस में एक जोरदार धमाके के साथ टकरा गए। बूम! रजत तुरंत नीचे गिर गया। उसके दाहिने हाथ की सभी हड्डियां टूट गईं और वो दर्द से मारे गए सुअर की तरह चिल्लाया, आह आह आह। आर्यन के एक पहाड़ तोड़ मुक्के से उसकी यह हालत हो गई थी, जबकि इसमें केवल उसने 10% शक्तियों का इस्तेमाल किया था। यह आदमखोर किंग कॉन्ग एप से मिली तकनीक थी, जो लेवल 5 की हेवन स्टेज तकनीक थी। फिर रजत इसे कैसे रोक सकता था? जैसे ही वो जमीन पर गिरा, आर्यन ने विंड शैडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और तुरंत उसका शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और फिर वो रजत के पास दिखाई दिया। उसने उसकी छाती पर पैर रखा और सीधे श्रीधर प्रजापति की ओर देखते हुए कहा, सिंह परिवार के यंग मास्टर पर घात लगाकर हमला करना यह दंडनीय अपराध है, जो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। यह मरने के योग्य हैं। यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि कई लोग समय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। हालांकि इस समय सिंह परिवार के सभी योद्धाओं ने अपने गुस्से को अपने दिलों में जोरदार ढंग से फैलाया। फिर विराट ने गर्जना की, यंग मास्टर शक्तिशाली हैं। श्रीधर प्रजापति अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें भयावह हो गईं और वो जोर से चिल्लाया, आर्यन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बेटे ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया और यहाँ तक कि मेरे सिंह परिवार के बीच ही ऐसा करने की हिम्मत की। सभी ने इसे देखा। क्या तुम बूढ़े कुत्ते श्रीधर इससे इनकार करना चाहते हो? रजत का पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन वो फिर भी गुस्से में चिल्लाया, आर्यन तुम हो कुत्ते, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? पाह! इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाता, आर्यन ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारी, जिससे उसे दिन में ही तारे दिखने लगे। फिर आर्यन ने हंसते हुए कहा, चिल्लाते रहो। रजत की आंखें बाहर निकलने वाली थीं। फिर उसने आर्यन की ओर आंखें घुमाते हुए गुस्से में कहा, कुत्ते तुम। पाह! इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाता, एक बार फिर उसके मुंह पर एक जोरदार लात लगी और आर्यन ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही चिल्लाते रहो। रजत के चेहरे पर लात मारने से श्रीधर के चेहरे पर भी लात लग रही थी। इससे श्रीधर का गुस्सा फूटने लगा और उसके शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी। फिर उसने अपने दांत कस लिए और कहा, आर्यन इतने घमंडी मत बनो। हाँ हाँ हाँ, आर्यन जोर से हंसा और घमंड से कहा, हाँ तुमने सही कहा, मैं कुछ ज्यादा ही घमंडी हूँ। तो फिर बूढ़े कुत्ते, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे काट कर दिखाओ। देखते हैं कि तुम तेज काटते हो या मैं तेज। यह कहते हुए आर्यन ने रजत के गले पर पैर रखा। अगर वो थोड़ा भी तेज दबाता तो उसकी गर्दन की हड्डी तुरंत टूट जाती। इसे महसूस कर रजत डर गया और बड़ी मुश्किल से चिल्लाते हुए बोला, पिताजी बचाओ, मुझे बचाओ। श्रीधर की भौहें सिकुड़ गई और उसने भारी आवाज में कहा, आर्यन तुम्हें क्या चाहिए? आर्यन ने हंसते हुए कहा, मेरे सिंह परिवार के सामने झुको और माफी मांगो। जब सिंह परिवार का अपमान हुआ तो यह आर्यन का भी अपमान था। अगर उसे कोई एक थप्पड़ मारेगा तो वो एक बदले 10 थप्पड़ मारने में विश्वास रखता है। तो फिर वो अपना और सिंह परिवार का अपमान कैसे सह सकता था? श्रीधर और उसका बेटा रजत दोनों सिंह परिवार में आकर घमंडी और अहंकारी बन रहे थे, जिनमें से एक तो आर्यन के पैरों तले पड़ा था और दूसरे से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन श्रीधर अभी भी घमंड दिखा रहा था। पिताजी जल्दी करो,
जल्दी करो और मुझे बचाओ। रजत का चेहरा पीला और अधिक पीला होता गया। उसके पास बोलने की ज्यादा ताकत नहीं थी क्योंकि बोलने से उसकी सांसें जल्दी चल रही थी। श्रीधर ने रत्नसिंह की ओर देखा, लेकिन वो तो चाय पीने में व्यस्त था, जैसे उसका श्रीधर को देखने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा ही नाटक बाकी दोनों परिवारों के लोग कर रहे थे। उन्होंने श्रीधर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। श्रीधर प्रजापति ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली, फिर झुक गया और धीरे से कहा, मैं अपने बेटे की ओर से सिंह परिवार से माफी मांगता हूँ। मेरे बेटे की ओर से तुम्हारा क्या मतलब है? आर्यन ने मजाक उड़ाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पूरा प्रजापति परिवार सिंह परिवार से माफी मांगे। श्रीधर की आंखें हत्या के इरादे से भर गईं और उसने चिल्लाते हुए कहा, आर्यन, क्या तुम अपनी मौत को दावत देना चाहते हो? आर्यन ने घमंड से कहा, अच्छा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? यह कहते हुए उसने रजत की गर्दन पर दबाव और बढ़ा दिया, जिससे वो बिलबिलाने लगा। व्यक्तिगत माफी और पारिवारिक माफी दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। इस समय आर्यन जो चाहता था वो न केवल आज सिंह परिवार का अपमान करने के लिए माफी थी, बल्कि सिंह परिवार के योद्धाओं के लिए भी माफी थी, जिनकी फायर वुल्फ घाटी में मृत्यु हो गई थी। पिता रजत पहले से ही अवाक था। उसकी आवाज उसके गले में अटक रही थी। श्रीधर का केवल एक बेटा था, उसका कीमती बेटा रजत। इसलिए श्रीधर ने एक बार फिर झुककर कहा, प्रजापति परिवार आपके पूरे सिंह परिवार से माफी मांगता है। बहुत बढ़िया। आर्यन के पैर ढीले हो गए और फिर उसने एक और भारी लात मारी, जिससे रजत दूर जाकर गिरा। फिर उसने मुड़कर आसमान की ओर देखा और अपने आप से कहा, चिंता मत करो, यह केवल शुरुआत है। मैं तुम में से हर एक का बदला लूंगा। श्रीधर तुरंत रजत की तरफ भागा और आर्यन की पीठ की ओर देखते हुए उसके दिल में हत्या का इरादा पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। प्रजापति परिवार का चेहरा आर्यन द्वारा बहुत ज्यादा बेरहमी से जमीन पर कुचला गया था, जिससे सिंह परिवार में सभी का दिल उत्साह से उबल रहा था। प्रजापति परिवार का चेहरा आर्यन द्वारा बहुत ज्यादा बेरहमी से जमीन पर कुचला गया था, जिससे सिंह परिवार में सभी का दिल उत्साह से उबल रहा था। इसके तुरंत बाद विराट ने अपना स्टील का भाला उठाया और गर्जना की, यंग मास्टर की जय हो, यंग मास्टर की जय हो। विराट के पीछे पीछे सिंह परिवार के सभी योद्धाओं ने चिल्लाकर कहा, यंग मास्टर की जय हो, यंग मास्टर की जय हो। वो सब आर्यन की जय जयकार कर रहे थे। यहाँ तक कि सिंह परिवार के लोग भी जयकार कर रहे थे। उनकी आंखें उत्साह के आंसुओं से भरी हुई थीं। पिछले कुछ सालों से सिंह परिवार को अन्य 3 स्तंभों ने पैरों तले रौंद दिया था। सिंह परिवार का खून कमजोर पड़ चुका था और उनकी शक्तियां कम हो चुकी थी। इस वक्त जो जयकारे लग रहे थे, यह उनके दिलों में कई सालों का दबा हुआ गुस्सा था, जो आर्यन की वजह से एक तूफान बनकर फट चुका था। श्रीधर प्रजापति का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने तुरंत अपने बेटे को कुछ ही पिल्स दी। इस वक्त उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, लेकिन उसने मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। वो देखना चाहता था कि एरिना फाइट में आर्यन आज किस तरह का प्रदर्शन करेगा और क्या उसने सच में अपनी ब्लड लाइन जागृत की है या नहीं। एक पल बाद सर्वजीत सिंह मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसने श्रीधर के सामने थोड़ा झुककर कहा, श्रीधर जी, सिंह परिवार ने आपको नाराज किया है, कृपया मुझे माफ कर दें। अब क्या करें, आखिर हर परिवार में कुछ ऐसे तुच्छ इंसान होते हैं जो नियमों को नहीं समझते हैं। उसका तुच्छ इंसान से क्या मतलब था जो हर परिवार में होते हैं। विराट और सिंह परिवार के अन्य लोगों के चेहरे की अभिव्यक्ति बदल गई। इससे पहले उनमें से कोई कुछ बोल पाता, सर्वजीत सिंह ने एरिना की ओर मुड़कर देखा और जोर से कहा, आप सभी एरिना के नियमों को जानते हैं, मुझे उन्हें दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस वर्ष नियमों में छोटा सा बदलाव किया गया है। एरिना फाइट से पहले हमें आपकी ब्लड लाइन की जांच करने की जरूरत है। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, पूरे मैदान में कई लोग उलझन में पड़ गए। ऐसा कभी पहले क्यों नहीं किया? बाहरी लोगों के सामने ब्लड लाइन का परीक्षण करना अच्छा नहीं है ना? ग्रेट एल्डर, क्या आप यंग मास्टर आर्यन को निशाना बना रहे हैं?
अभी पूरा शहर कह रहा है कि यंग मास्टर आर्यन ने अपनी ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन जागृत कर ली है। आपके परीक्षण का उद्देश्य यह पुष्टि करना है कि उसने अपनी ब्लड लाइन जागृत की है या नहीं, है ना? कई योद्धा चिल्लाने लगे। सर्वजीत सिंह ने थोड़ी सी मुस्कुराहट दी और कहा, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूँ, यह भविष्य में आपके बेहतर पालन पोषण के लिए है। हाँ, लेकिन अगर आप लोग अपनी ब्लड लाइन का परीक्षण नहीं कराने चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर आप एरिना फाइट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आर्यन, तुम सिंह परिवार के यंग मास्टर हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगे, है ना? सर्वजीत सिंह ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ आर्यन को देखा। उसका यह कदम बेहद भयावह था, इसलिए विराट ने जोर से कहा, ग्रेट एल्डर, आप अच्छे से जानते हैं कि यंग मास्टर का ड्रैगन गॉड ब्लड एसेंस चुराया जा चुका है, फिर भी आप चाहते हैं कि वो इतने सारे लोगों के सामने अपनी ब्लड लाइन का परीक्षण करे। क्या आप फिर से यंग मास्टर को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। भले ही आप यंग मास्टर की ब्लड लाइन का परीक्षण करना चाहते हैं, लेकिन आपको आज ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तीनों स्तंभों के लोग और शाही परिवार सभी यहाँ हैं। क्या इसका फिर से परीक्षण करना यंग मास्टर का अपमान नहीं है? कई और योद्धा भी विराट की इस बात से सहमत थे। सर्वजीत ने उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वो अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट उपहास के साथ आर्यन को देखता रहा और अपने मन में सोचा, हाँ आर्यन, अब तुम क्या करोगे? अगर तुमने अपनी ब्लड लाइन जागृत नहीं की है तो तुम्हें एक और अपमान सहना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन जागृत कर ली है तो तुम एरिना में ही एक कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब चाहे तुम कुछ भी चुनो, तुम्हारा मरना तो तय है। अभी आर्यन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अस्वीकृत, अयोग्य। सर्वजीत सिंह उसे तुरंत यंग मास्टर के पद से हटा देगा। आर्यन जानता था कि उसके पास ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन बिल्कुल भी नहीं थी। परीक्षण के परिणाम केवल एक तरफा थे, जो सर्वजीत सिंह के लिए उसका मजाक उड़ाने का कारण बनते और सिंह परिवार के योद्धाओं को दुखी करते। इसके अलावा उसका और सिंह परिवार का पूरे फायर ग्लास शहर और बाकी 3 स्तंभों द्वारा खूब मजाक उड़ाया जाता। उसकी ब्लड लाइन की प्रतिभा का परीक्षण करना उसके घावों पर नमक रगड़ने जैसा था। आर्यन ने अपनी मुट्ठी को अपनी बाजू के नीचे कसकर पकड़ लिया, फिर उसे ढीला कर दिया और धीरे से कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। इसके अगले ही पल दर्शकों में हड़कंप मच गया। उसने वास्तव में इसे स्वीकार कर लिया। हेमंत का भाव बदल गया और उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी हंसी आ गई। मैंने सोचा था इस आर्यन के पास दिमाग होगा, लेकिन ये तो मूर्ख निकला। नारद ब्रह्मा भी हंसा। सच में यह उतना भी अच्छा नहीं है। इस तरह के अनुरोध से सहमत होने के लिए तो एक मूर्ख को भी पता होगा कि कैसे मना करना है, लेकिन सर्वजीत सिंह की तारीफ करनी पड़ेगी, जो वो हमारी आंखों के सामने उसकी ब्लड लाइन की प्रतिभा का परीक्षण कर रहा है। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? श्रीधर ने अपनी आंखें हिला दी और आर्यन की ओर देखते हुए उसने फुसफुसाया। आर्यन इसके लिए राजी हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन जागृत कर ली है? इस समय इरा भी थोड़ी घबराई हुई थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आर्यन ने वास्तव में अपनी ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन को जागृत कर लिया होगा। विराट ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, यंग मास्टर, आपको इस तरह के अनुचित अनुरोध को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। सर्वजीत सिंह ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, जैसा कि सिंह परिवार के यंग मास्टर से उम्मीद थी, तुम में हिम्मत तो है, चलो अब इसकी शुरुआत करते हैं। उसने आर्यन को पछताने का मौका नहीं दिया। इसके बाद मैदान के बीचों बीच 1000 फुट ऊंचा काला पत्थर जमीन फाड़कर निकला। इस काले पत्थर को छूने के बाद सिंह परिवार के किसी भी योद्धा की ब्लड लाइन का पता लगाया जा सकता था। फिर सर्वजीत सिंह ने तुरंत नाम पढ़ा, गोविंद। एक लड़का भीड़ के बीच से निकला और उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। विराट ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? गोविंद ने परीक्षा के पहले दौर में केवल 160 अंक प्राप्त किए थे, फिर वो परीक्षा के दूसरे दौर में कैसे हिस्सा ले सकता है?
यह सच था कि गोविंद ने परीक्षा के पहले दौर में केवल 160 अंक अर्जित किए थे, इसलिए नियमों के अनुसार वो एरिना फाइट के दूसरे दौर में हिस्सा लेने के लिए योग्य नहीं था। सर्वजीत सिंह ने हंसते हुए कहा, मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि गोविंद कमल की जगह ले रहा है। विराट जोर से चिल्लाया, मैं इसका विरोध करता हूं। सर्वजीत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम एक विरोध अप्रभावी हो? गोविंद इसका परीक्षण करेगा। वो सिंह परिवार का ग्रेट एल्डर था, तो वो अभी के लिए सिंह परिवार में जो चाहे कर सकता था। एरिना फाइट के नियमों को बदलना और अपने लोगों को प्रतियोगिता में प्रवेश करने की व्यवस्था करना कुछ भी नहीं था। आर्यन ने विराट को पीछे खींचा और अपना सिर हिलाया। इसका कुछ फायदा नहीं, विराट ने कहा। लेकिन यंग मास्टर, मुझे शक है कि एरिना फाइट में हिस्सा लेने वाले सभी योद्धा उसके आदमी हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो आपको 15 लोगों के साथ टकराना चाहता है। यह बहुत गलत है। आर्यन भी इस बारे में समझ चुका था, लेकिन वो इस परिणाम के लिए मानसिक रूप से तैयार था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्वजीत सिंह क्या करता है, आज आर्यन का लक्ष्य उसको हराना था। गोविंद लेवल 3 युद्धात्मा, ड्रैगन ब्लड शुद्धता 40%। अजीज लेवल 4 युद्धात्मा, ड्रैगन ब्लड शुद्धता 42%। ताहिर लेवल 3 युद्धात्मा, ड्रैगन ब्लड शुद्धता 44%। सभी योद्धा बारी बारी से अपनी शक्तियों की जांच करवाने के लिए आगे बढ़े। आर्यन ने प्रत्येक योद्धा को बहुत बारीकी से देखा। वो हत्यारे की तलाश कर रहा था। अचानक हसन लेवल 6 युद्धात्मा, ड्रैगन ब्लड शुद्धता 50%। आर्यन की आंखें तनावपूर्ण हो गई। उसके मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। उसने अपने मन में सोचा, ओह शायद ये तुम ही हो, लेकिन उसने अपनी अभिव्यक्ति का खुलासा नहीं किया। अगला आर्यन। जब आर्यन का नाम पुकारा गया तो पूरे मैदान में दर्शक अचानक चुप हो गए। उन सभी ने उसे देखने के लिए अपनी गर्दन बढ़ाई और वीआईपी सीटों पर बैठे कई लोग तो खड़े हो गए। क्या उसने वास्तव में ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन जागृत कर ली होगी? हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, वरना वो एक लेवल 5 के डिमन बीस्ट को कैसे मार सकता था? मुझे लगता है कि वो ठीक हो गया है। क्या आर्यन की ब्लड लाइन सच में जागृत हो चुकी थी, या होना पड़ेगा सिंह परिवार के सभी योद्धाओं को निराश? आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में बता दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब के लिए बाय बाय।